इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का सेकेंड लेसन, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो लेसन है ये बहुत ज़्यादा इजी लेसन है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे MCQs विद सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मार्क कराऊंगा और पूरे चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर हुआ तो मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बना दूंगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर बहुत लंबा हुआ तो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्या है, मेनली हमको देखना है कि इंडियंस के अंदर यूनिटी की भावना कैसे आई। मतलब इसमें हम पूरी इंडियन हिस्ट्री नहीं देखेंगे, मेनली जो 1915 के बाद जब गांधी जी हमारे आए थे इंडिया, तो उन्होंने क्या क्या करा जिससे हमें हमारा इंडिया आज़ाद हो पाया। सो मेनली हम फोकस करेंगे 1915 के बाद वाली चीज़ें जो भी गांधी जी ने करी। तो लेट अस स्टार्ट। ये जो पूरा पेज है, फर्स्ट पेज, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी दिया नहीं है। पूरे चैप्टर की छोटी सी समरी है, मतलब जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी लाइनों में यहाँ पर दिया हुआ है। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। हमने जैसे ही देखा कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म कैसे आए, तो यूरोप में नेशनलिज्म आई क्योंकि वहाँ पे नेशन स्टेट्स बनने लग गए। It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and senses of belonging. तो लोगों को पता चलने लगा कि वो क्या है, ये जो राजा का देश है, ये राजा क्यों इस पर रूल कर रहा है, क्योंकि ये देश तो हमारा है। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. तो नए नए सिम्बॉल्स बनाए गए, यानी कि वो कह रहे हैं कि नेशनलिज्म की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि एलिग्री बनाई जाती थी, उस चीज़ की बात यहाँ लिखी है कि एलिग्रीज बनाई गई, कुछ आइकन्स बनाए गए, गाने लिखे गए, वगैरह वगैरह किया गया कि अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब ज़्यादातर कंट्रीज़ में अब नेशनलिज्म की भावना को जगाना और मोनार्की को, या फिर अपना कोई अगर हमारे यहाँ पर आ जाए तो उसको, आदमी को वहाँ से हटाना, कॉलोनियल पीरियड में जैसे कि ब्रिटिश आ गए तो उनको वहाँ से हटाना, ये एक थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया। फिर लोगों में कैसे भावना आई कि हमको गुलाम नहीं रहना, गुलामी से बाहर निकलना है। इन इंडिया एज इन वियतनाम and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। तो इसमें लिखा है कि भारत में लोगों को देश प्रेम की भावना तभी जागरूक हुई जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ी सरकार आई। अंग्रेज़ी सरकार की कॉलोनी वियतनाम में भी आई थी। वियतनाम में भी लोग, अब आप ही सोचा अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो क्या भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ पाती। भारत के समय पहले भी वहाँ पर वॉर्स होती थी, वहाँ पर लोग लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए पहले भी वहाँ पे लड़ाई और युद्ध होते रहते थे। बट जैसे ही वहाँ पे ब्रिटिश आए तो लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जगी, अपने देश के प्रति प्यार की भावना जग गई। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। लोगों ने देखा कि अगर वो एकजुट हो जाएं और अपनी स्ट्रगल करें कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो वो उन्होंने देखा कि मतलब किस तरह से कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। अब जैसे कि भारत में हमेशा एक जैसे लोग नहीं रहते थे, अमीर भी रहते थे, गरीब भी रहते थे, मिडिल क्लास भी रहते थे, लेकिन तीनों ही अंग्रेज़ों द्वारा मतलब टॉर्चर किए जाते थे। तो उनको ऐसी भावना जगी कि सबके सब एक जैसे हैं, सबको एक साथ वो अंग्रेज़ जो है सबको एक साथ टॉर्चर कर रहे, भले वो अमीर हो, गरीब हो, कोई फार्मर हो, कोई खेती करता हो, या फिर कोई भी इंसान हो। तो सब लोगों को लगने लग गया कि हम सब एक जैसे हैं, एक जैसे लगने लग गए एक दूसरे को लोग। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। भले ही उनको इफेक्ट एक जैसा पड़ता था, लेकिन भले उनको लगता था कि सब कुछ, सब लोगों को एक ही चीज़ सता रही है, लेकिन उस पर उनके जो इफेक्ट पड़ता था ना, वो सब डिफरेंट था। उनके कि जैसे कोई फार्मर है और कॉलोनियलिज्म आ गई तो फार्मर पे अलग दिक्कतें आएंगी। अब जैसे कोई शॉपकीपर तो नहीं, वहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस होता था। अब ट्रेडिंग बिजनेस चल रहा, कॉलोनियलिज्म आई तो उन्हें ट्रेडिंग पे थोड़े से टैक्सेस बढ़ा दिए, तो उसको अलग दिक्कत आएगी। इसी तरह से अलग अलग दिक्कत आती थी। ठीक है, लेट मी कनेक्ट माई चार्जर। 5% बैटरी बची है, वेट अ सेकेंड।
एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर ऑल्सो द ऑलवेज नॉट ऑलवेज द सेम, यानी कि सबके फ्रीडम को पाने के तरीके अलग अलग नहीं थे। कुछ लोग चाहते थे कि वायलेंस से फ्रीडम लाई जाए, कुछ चाहते थे कि नॉन वायलेंस से फ्रीडम लाई जाए वगैरह। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर within one movement, but the unity did not emerge without conflict. जो कांग्रेस जो थी वो महात्मा गांधी के साथ लोगों को एकजुट करने की कोशिश करती थी, और उन्होंने यूनिटी के लिए बहुत सारे ग्रुप्स भी आंदोलन स्टार्ट करे, मतलब उसमें लोगों ने अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी करा। लेकिन ये जो यूनिटी थी ये कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं आ सकती, यानी कि यूनिटी तो आई, बट अब सारे जैसे कि कहते हैं ना हिंदू और मुसलमान लोग हैं, वो यूनिटी तो दिखाएंगे थोड़े टाइम तक, बट बिना कॉन्फ्लिक्ट के वो नहीं दिखा पाते हैं, वहाँ पर लड़ाई हो ही जाती है। अर्लियर टेक्स्ट बुक में हमने देखा था कि किस तरह से नेशनलिज्म आई थी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब पिछली बार हमने देखा था कि 1900 से 1920 तक हिस्ट्री में क्या हुआ, अब आपको देखना है कि 1920 के बाद क्या हुआ। जैसे कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करी, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. चलो फर्स्ट सेशन में हमको देखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैं फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इस वाले पैराग्राफ में 5 मार्क्स का कि हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण हमारे इंडिया में किस तरह से इम्पैक्ट आए। सेकेंड क्वेश्चन वुड बी ऑफ सत्याग्रह। थर्ड क्वेश्चन होगा 3 टाइप ऑफ सत्याग्रह, यानी 3 मूवमेंट्स जो सत्याग्रह में करवाए गांधी जी ने अलग अलग जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रौलत एक्ट। उसके बाद क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलाफत मूवमेंट। अगला क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। फर्स्ट सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। कितने? इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, सेकेंड सत्याग्रह, तीसरा कहाँ कहाँ सत्याग्रह हुआ, चौथा रौलत एक्ट, पांचवा जलियांवाला बाग, छठा खिलाफत मूवमेंट, एंड सेवेंथ NCM किस तरह से स्टार्ट हुआ। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं सेशन में। और अगर बीच में MCQs आएंगे तो आई विल लेट यू, मैं आपको मार्क करवा दूंगा, आई विल लेट यू नो। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 के बाद क्या हुआ? We see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट जो था ना, लोगों के लिए आज़ाद करने की भावना नए नए हर जगह स्प्रेड होने लग गई। सब लोगों ने नेशनलिज्म की मूवमेंट को इधर उधर पहुंचाना शुरू कर दिया। एंड देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज मूवमेंट डेवलपमेंट्स, हमने किस तरह से अब देखेंगे कि ये सब तो बोल दिया कि हाँ 1919 के बाद ये जितनी भी चीज़ें थी ना, ये जितने भी मूवमेंट्स थे ये नई नई जगह पहुंचने लग गए थे, बट हम इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, हम इन इम्प्लीकेशंस को कैसे देखेंगे, वो कोई भी नहीं। अभी आप जिस तरह से इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको आपके आंसर खुद मिल जाएगा कि हमने देखा 1919 के बाद हमारे जो नेशनल डेवलपमेंट की भावना थी वो हर जगह फैलने लग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। बिल्कुल, हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसने हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है ना और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह से हिलाकर रख दी थी। क्यों रख दी थी? बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा। हमारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने नई इकोनॉमिक कंडीशंस बना दी थी इंडिया में। तो वो नई इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या थी, या फिर इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, हमारा पहला 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इस वाले सेशन में से। ठीक है, चलो मार्क करते हैं मेरे साथ साथ। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। वहाँ पर जैसे कि वॉर होगी तो डिफेंस में तो खर्चा लगेगा ही, और डिफेंस में खर्चा लगेगा, दैट्स वाई वो खर्चा किससे वसूलेंगे? अमेरिकन्स, हम ही लोगों से वसूलेंगे ना। और तो और थोड़े बहुत लोन्स भी लिए उनने, हम लोगों से खर्चा वसूल करने के लिए टैक्सेस तो बढ़ा दिए और तो और वॉर लोन्स भी ले लिए, कस्टम ड्यूटीज़ भी लगा दी, कस्टम ड्यूटीज़ भी लगाने के और तो और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लोगों में इनकम टैक्स लगा दिया गया लोगों के ऊपर। अब वॉर ईयर्स के दौरान क्या हुआ था? प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी फूड की। थर्ड पॉइंट,
जो क्या हो गई थी 1913 में जीती थी, 1918 में उसकी डबल हो गई थी। फिर क्या हुआ, इसके कारण लोगों की एक्सट्रीम हार्डशिप आई, ये थर्ड पॉइंट के अंदर ही शामिल कर लेना, फॉर द कॉमन पीपल। विलेजर्स जो थी वहाँ पर कॉल अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, यानी विलेजर्स जो थे ना उनको मांगा जाता, जो हट्टे कट्टे सोल्जर्स थे ना उनको आर्मी में देने की बात की जाती थी, जिसको क्या बोलते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी जबरदस्ती आर्मी में दाखिला करवाया जाता था इन रूरल एरियाज। और क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसके कारण लोगों में गुस्सा आया। अब जैसे कि विलेजर्स को तो वो आर्मी में लेगा, फिर विलेजर्स अपने फार्म में क्या करेंगे, इसके कारण क्रॉप्स जो थी वो भी फेल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ वाला। अब ये क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अब रिजल्ट क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स तो ना हमारे जो कितने भी फार्मर्स थे, विलेजर्स थे, उनको तो ले गए वॉर लड़ने के लिए, लेकिन वॉर लड़ने के कारण अब क्रॉप्स का ध्यान कौन रखेगा, क्रॉप्स का ध्यान कोई नहीं रखेगा, इसलिए क्रॉप्स हो गई खराब। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, अब क्रॉप्स तो खराब हो ही गई, शॉर्टेज ऑफ फूड पहले से ही है, इन्फ्लुएंजा आ गया। इन्फ्लुएंजा भी एक बीमारी का नाम होता है। अब इन्फ्लुएंजा के कारण 1921 में कितने लोगों की मौत हुई, 12 से 13 मिलियन। इन्फ्लुएंजा के कारण और तो और फूड शॉर्टेज के कारण 12 से 13 मिलियन लोगों की मौत हुई। 5 पॉइंट्स मैंने आपको मार्क करा दिए हैं। आई थिंक सो अब तो समझ आ गया होगा कि वॉर के कारण क्या क्या हुआ हमारे देश में। पीपल होप, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सीधा आता है यहाँ से, महात्मा गांधी कब वापस आए, फिर रीड तो करना पड़ेगा। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को लगता था कि उनकी जो भी हार्डशिप है, बुरा वक्त है, वो ख़त्म हो जाएगा वॉर के बाद। और क्योंकि वॉर के समय क्या हो गया था ना कि जो क्या बोलते हैं, खाना ख़त्म हो गया था ना, लोग मर रहे थे, तो लोगों को लगता है जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उनका सारा जितना भी ये जो हो रहा है हार्डशिप जिससे वो गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, पर इसी दौरान जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक मसीहा की, एक लीडर की, वहाँ पर एक नए हीरो आए, नए लीडर आए, और उन्होंने सब लोगों को एक नया तरीका बताया स्ट्रगल करने का। वो कौन न्यू लीडर की बात हो रही है, वो नया लीडर है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जनवरी 1915 में वापस आए इंडिया में। अब मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री में डेट्स याद करने की टेक्निक। अब देखो जो फर्स्ट जो सबसे अब क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो कभी कभार तो अच्छे से कहानी के द्वारा चलती, बिल्कुल स्टोरी बता रही होती है कि यहाँ से कहानी शुरू हुई है, एकदम स्टोरी की तरह चल रही होती है, स्टोरी एंजॉय करो, ठीक है। तो स्टोरी का अगर हमने शुरुआत याद रख ली तो अपन याद करेंगे इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद ये हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद ये। तो शुरुआत में सिर्फ अपन को स्टार्टिंग का सीन याद रखना रहता है, बाद वाले अपने आप होते जाते हैं। वैसे ही आप बस इतना याद रख लो, गांधी जी कब आए थे, जनवरी 1915 में, ठीक है। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका में क्या करने गए थे, सक्सेसफुली फाइट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका में क्या था, रेसिस्ट रेजीम, वाइट और ब्लैक का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना वो वहाँ पर फाइट करके आ रहे थे साउथ अफ्रीका में से। क्या मेथड यूज करते थे वो, मास एजिटेशन की। मास एजिटेशन क्या होता है, जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं विदाउट एनी वायलेंस, जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोग किसी चीज़ का विरोध करते हैं इन अ वेरी नॉर्मल वे, बिना कोई वायलेंस के, वो कहलाता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, एक्सप्लेन इट। तो सीधे हम यहाँ से मार्क करते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स मिलते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च ऑफ ट्रूथ। हमारा सत्याग्रह बताता है कि सच की क्या पावर है और सच को ढूंढने की कितनी ज़रूरत है। पहला, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, वो कहता है कि अगर आपकी लड़ने की वजह सही है और आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, वो अन्याय के खिलाफ है, तो उसके लिए आपको फिजिकल फोर्स यानी कि बल की आवश्यकता है ही नहीं। आपको अगर आपके ऑपरेसर से लड़ना हो तो बल की आवश्यकता होगी ही नहीं, अगर आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो सही है और अन्याय के खिलाफ है। विदाउट सीकिंग वेजिनेंस और बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रही could win any battle, would win the battle through non-violence। बिना कोई गुस्सा करे, बिना कोई गुस्सा करे या हीन भावना से कोई भी जो सत्याग्रही होगा वो कोई भी लड़ाई जीत सकता है विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। पीपल, अब यहाँ से फोर्थ पॉइंट, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर नीड टू बी सीन
need to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through use of violence। अब अगर इंसान को तो पता है कि सच क्या है, तो उसको ऑपरेसर जो उसको ऑपरेस कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको भी सच दिखाना पड़ेगा, और ये सच ढंग से दिखाना पड़ेगा बिना किसी वायलेंस के। एक समय तो आएगा कि जब ऑपरेसर को भी दिखने लगेगा कि वो गलत कर रहा है, तो ऑपरेसर भी अपने आप चुप हो जाएगा। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph। महात्मा गांधी क्या बिलीव करते थे कि ये जो धर्म है वो सारे के सारे इंडियंस को यूनाइट कर देगा। काय का धर्म? सत्याग्रह का धर्म। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, अब महात्मा गांधी आ तो गए इंडिया में, फिर उन्होंने क्या क्या करा? तो इंडिया में उन्होंने क्या करा? इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण in Bihar to inspire the peasant struggle against the oppressive plantation system। तो वहाँ का 1916 में कहाँ पहुँचे हमारे महात्मा गांधी? वो पहुँचे हमारे चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में उन्होंने क्या करा? जो भी प्लांटेशन सिस्टम था, प्लांटेशन सिस्टम में क्या होता था कि लोगों को है ना मतलब जैसे कि कहीं से वर्कर्स को लिया जाता था और उनके गांव से उनको प्लांटेशन सिस्टम्स में डाल दिया जाता था। प्लांटेशन यानी कि जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है कोई सी एक प्रकार की, तो वहाँ से वो विलेजर्स को उनकी विलेज को छोड़ के वो मैदानों में लेकर जाते थे, काम कराते थे, और कभी भी वापस अपने विलेज में जाने ही नहीं देते थे। तो ये गलत बात थी, तो लोग इसका विरोध करते थे। लोगों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या करा था? 1916 में लोगों का साथ देने के लिए वहां पर एक सत्याग्रह आयोजित किया था। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने चंपारण में बिहार के लिए लोगों के लिए क्या करा? सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था 1916 में। क्यों? क्योंकि वो प्लांटेशन सिस्टम से खुश नहीं थे। अब कैसे याद रखें 1916? याद रखना ना, महात्मा गांधी ने एक साल जैसे हमारे इंडिया में आए उसके एक साल बाद ये करा। अब 1916 में एक सत्याग्रह, उसके एक साल बाद क्या करा? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कर दिया। क्यों करा? क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो प्लेग एपिडेमिक से बीमार थे। प्लेग एपिडेमिक से बीमार नहीं थे, उनकी जो क्रॉप्स थी वो क्रॉप फेल हो गई थी, और तो और प्लेग एपिडेमिक भी फैल रहा था। तो पीजेंट्स जो थे ना वो टैक्स नहीं बेच पा रहे थे। जैसे कि पीजेंट्स, अब जैसे कि पहले टैक्स देना पड़ता था ना जमीन का, अब जो खेती बाड़ी हुई, खेती अगर खराब हो गई तो टैक्स कहाँ से देंगे? तो उन्होंने बोल रहे थे कि सर आप मतलब क्या, अंग्रेजों को कहा जा रहा था कि टैक्स हटा दो क्योंकि हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लोग ब्रिटिशर से मांग कर रहे थे कि टैक्स हटा दिया जाए एक बार का, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई है तो हम आपको टैक्स कहाँ से लेकर आए। इसके कारण वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो रिलैक्स कर दी जाए, यानी कि ना हो। 1917 के बाद एक साल बाद क्या करा? एक और सत्याग्रह लॉन्च किया गया अहमदाबाद में। क्यों? कहाँ के? कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। कॉटन मिल वर्कर्स के क्या बहुत एक्स्ट्रा टाइम तक उनसे काम करवाया जाता था और उनको अच्छी वेजेस भी नहीं मिलती थी, इसलिए उन लोगों के लिए 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया। कैसे याद रखोगे डेट्स? 1915 में गांधी जी आए, बस इतना याद कर लो। उसके एक साल बाद उन्होंने चंपारण बिहार में ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए करा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के लिए सत्याग्रह किया। क्यों करा? क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई थी, क्रॉप फेल के कारण वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि रेवेन्यू ना ले गवर्नमेंट। 1917 के बाद 1918 में उन्होंने सत्याग्रह किया। क्यों करा? अहमदाबाद में करा था, क्योंकि वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कराते थे, पैसे ढंग के नहीं देते थे। रौलत एक्ट पे आते हैं। रौलत एक्ट जो था वो बहुत बुरा एक्ट था। इस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया था। इस एक्ट के तहत क्या होता था? एक्ट के तहत कोई भी जो गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद करा सकती थी और किसी भी इंसान को जेल में डाल सकती थी विदाउट एनी कंसेंट, यानी बिना कोई वारंट के किसी भी आदमी को जेल में डाला जा सकता था अप टू 2 ईयर। 2 साल तक कोई इंसान को जेल में वो अपनी मर्जी से डाल सकते थे, भले उस इंसान ने कोई गलती करी भी हो या नहीं। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि भाई पुलिस के पास अगर किसी को जेल में डालना हो तो एक पर्टिकुलर पूरा वारंट होता है, पूरी सेट ऑफ परमिशंस एंड रेगुलेशंस होती है। बट ये एक्ट क्या कहता था कि आप चाहे किसी को भी डाल सकते हो जेल में 2 साल के लिए। एम्बॉर्डेंड विद द सक्सेस, गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया था एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना। अब गांधी जी को क्या लगने लग गया, उन्होंने 3 जगह सत्याग्रह करा, तीनों जगह सक्सेसफुल हुआ। कहाँ कहाँ करा? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बिहार की चंपारण इन बिहार, खेड़ा इन गुजरात एंड अहमदाबाद इन गुजरात में, यहाँ 3 जगह करा था ना। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ तो सक्सेसफुल हो गया, अब एक काम करता हूँ इतना बड़ा सत्याग्रह लॉन्च करता हूँ पूरे भारत में कि यहाँ से अमेरिकन को ही भगा देता हूँ मैं, सॉरी अमेरिकन क्या, ब्रिटिशर्स। देन सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रौलत एक्ट। क्यों? काय के लिए? क्योंकि रौलत एक्ट के खिलाफ। ये रौलत एक्ट क्या था?
यहाँ से मार्क करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से मार्क होगा। दिस एक्ट वॉज बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने पास किया था रौलत एक्ट? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। दैट यूनाइटेड द अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन, क्योंकि लोग भले अपोज कर रहे थे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, उसके बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास करा। अब क्या करा इस एक्ट ने? इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मैंने बता दिया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी बंद हो जाएगी और बिना किसी डिटेंशन के 2 साल तक कोई भी इंसान को जेल में रखा जा सकता है। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस हो। अब देखो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिविल डिसोबीडियंस लिखा है कि भाई CDM यहाँ कहाँ गया? सिविल डिसोबीडियंस यानी कि भाई नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह हो यहाँ पर, ताकि हम रौलत एक्ट को हटाया जा सके। इसलिए एक हड़ताल आयोजित की गई 6 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, 6 अप्रैल को हड़ताल घोषित करी काय के लिए? रौलत एक्ट को अपोज करने के लिए। आगे से कुछ पॉइंट्स बनेंगे, पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या लोगों ने क्या करा था हड़ताल में? रिलीज ऑर्गेनाइज करी थी अलग अलग शहरों में। बिल्कुल आ सकता है हड़ताल में क्या क्या हुआ? वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। अलार्म बाय द पॉपुलर ऑब्जर्वर्स स्केयर्ड द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 18th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on bank, post office and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. ध्यान से सुनो क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ हिंदी में बता रहा हूँ। जैसे ही रौलत एक्ट आया, लोगों को आया गुस्सा, लोगों को गुस्सा आने लग गया, इसलिए वो रैली चलाने लग गए। लोग जो है वो वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे में काम नहीं करते थे, शॉप भी बंद हो गई। लोगों को देखा कि यहाँ तो बहुत सारा हो गया, अगर ये मूवमेंट अगर दिल्ली में पहुंच गया, दिल्ली में अगर महात्मा गांधी पहुंच गए तो वहाँ भी यही हाल हो जाएगा, इसलिए महात्मा गांधी को दिल्ली से आना, दिल्ली में जाने के लिए रोक दिया। अब फिर क्या हुआ, लोगों को, पुलिसमैन को डर लगता था कि लोग इतना वायलेंटली इतना कर रहे, रैली बना रहे कि काम पे नहीं जा रहे, रेलवे में भी उन्हें हरकतें कर दी हैं, तो उनको डर लगने लग गया था कि लोग कुछ गलत ना करते, क्योंकि ये हमारा जो रेलवे और रेलवे कनेक्शंस हैं, रेलवे की रूट्स को ख़राब ना कर दे, कम्युनिकेशन रूट्स को ख़राब ना कर दें लोग, रेलवे की पटरियाँ वटरियाँ। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ था, पुलिस ने अमृतसर के अंदर लोगों पर एक पीसफुल प्रोसेशन यानी किसी की बारात वारात जारी होगी, वहां पर गोली चला दी लोगों के ऊपर। लोगों को आया भयंकर गुस्सा, लोगों ने सब कुछ स्ट्राइक तोड़ा फोड़ी चालू कर दी, बैंक, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस की, ऐसे कैसे कि तुमने गोली चला दी लोगों पे जो आराम से अपनी बारात में जा रहे थे कहीं। तो इसके कारण मार्शल लॉ लग गया था भारत में। मार्शल लॉ में क्या होते थे, लोग जो है ना एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई पब्लिक रिव्यूज एंड पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो सकती। और जनरल डायर जो था ना, उसने कमांड ले लिया था कि अब वो आ गया था, वो बताएगा कि क्या करना है। अब आता है यहाँ से अगला 5 मार्क क्वेश्चन हमारा काय का जलियांवाला बाग के ऊपर। सीधे से स्टार्ट करते, सबको पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, बट फिर भी हमको जानना ही पड़ेगा, 10th में पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल को क्या हुआ था, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। कौन सी 13 अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 में। एंड हमारा ईयर भी डाल देना, फर्स्ट पॉइंट। इस दिन क्या हुआ था, एक लार्ज क्राउड गैदर हुआ था एनक्लोज एरिया यानी कि बंद एरिया ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग नाम की जगह पे बहुत सारा पब्लिक इकट्ठा हुआ था जो बंद था चारों ओर से। काहे के लिए आए थे लोग? कुछ लोग अभी भी प्रोटेस्ट करने आए थे, ऊपर जो उन्होंने गोली चला दी थी ना प्रोसेशन में, कुछ लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और कुछ जो लोग थे वो आए थे अपनी बैसाखी फेयर मनाने के लिए। ठीक है, ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law. अब लोगों को पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा, क्योंकि वो सिटी से बाहर रहते थे, ये पॉइंट नहीं डालना। अब डायर आए और entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds नहीं thousands लिखो यहाँ पे। अब डायर वहाँ पर आए, उन्होंने बंद करा वो एरिया और सभी लोगों पर गोली चला दी, किलिंग thousands। ठीक है, 4th पॉइंट। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ऑब्जेक्ट एज डिक्लेयर लेटर क्या था, वॉज टू प्रोड्यूस मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। वो चाहता था लोग डर जाएं उसको देख के कि देखो ये कितना बड़ा आदमी आया है, ये है ना इतना कुछ भी सहन वहन नहीं करेगा, इसको अगर कुछ भी नहीं चलाना तो ये सब लोगों को मार भी सकता है। ये बताने के लिए, ये सब करने के लिए उसने क्या बोलते हैं, टेरर की भावना जगाने के लिए लोगों में ये करा।
अब जैसे जलियांवाला बाग की इंसिडेंट्स लोगों के पास पहुंची, अब लोगों को आएगा गुस्सा, लोग गुस्से में क्या करते हैं, रैली निकालते, स्ट्राइक करते हैं, वो अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, वही सब। जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज़ पहली, क्राउड जो थी वो सड़कों पर उतर आई नॉर्थ इंडिया में, एंड देयर वर मेनी स्ट्राइक्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, पुलिस के साथ अटैक हो जाता था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। अब गवर्नमेंट को भी चुप थोड़ी ना रहेगी, गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन करा लोगों पे, ह्यूमिलेट किया लोगों को, टेरराइज करा पीपल को, सत्याग्रही को क्या नाक को रगड़वाया जमीन के ऊपर, उनको क्रॉल कराया जाता था कि भाई अपने जो स्ट्रीट बच्चे जिस तरह से चार पैरों पे चलते हैं ना, क्रॉलिंग उसको बोलते हैं। और सलाम करो सारे वो क्या साहिब को, जितने भी जो अमेरिकन से उनको साहिब बोला जाता था, उन सभी लोगों को सलाम करो। पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस अराउंड बुरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। लोगों को फटाफट विलेजेस को हटाया गया और वहाँ पर बॉम्बिंग होने लग गई, बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग गई थी। इसलिए महात्मा गांधी ने ये जो रौलत एक्ट के खिलाफ ये लोग मूवमेंट जो कर रहे थे, रौलत एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड सत्याग्रह, उसको बंद करा दिया। देखिए बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लग गई थी, लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। While the Rowlatt Satyagraha has been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. अभी जो रौलत सत्याग्रह था, महात्मा गांधी चाहते थे कि इसको पूरे भारत में लॉन्च किया जाए, पर ये कुछ सिटीज़ या टाउन्स में ही जा पाया। महात्मा गांधी को लगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट लाना पड़ेगा भारत में, तभी कुछ हो पाएगा, बट ही वॉज सर्टेन टू डू सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। पर उनको लगता था कि हिंदूज एंड मुस्लिम जब तक साथ नहीं आएंगे ना, यूनिटी नहीं होगी ना, तब तक ये मूवमेंट लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को साथ में लाने का एक तरीका था कि खिलाफत इशू के बारे में बात की जाए। खिलाफत इशू क्या है, बिल्कुल यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जो डिक्लेयर हो गया था कि हमारा जो ऑटोमन टर्की उसकी हार हुई है, एंड देयर वर रूमर दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन टर्की हार गया, इसलिए उसके ऊपर क्या लोगों ने हार्श पीस ट्रीटी लगा दी, यानी कि अब जो ऑटोमन टर्की का राजा था, खलीफा जो था ना, वो मुस्लिम्स का लीडर होता है, तो उसके ऊपर है ना उसकी सारी पावर छीन ली जाएगी। जैसे खलीफा जो था वो टर्की का राजा था और मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड था, लीडर था। तो जैसे ऑटोमन टर्की की हार हुई ना, तो वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक हार्मफुल पीस ट्रीटी साइन की गई, और तो और लोगों को जो भी मतलब वेट अ सेकेंड, हाँ इतना मैं कंफ्यूज हो गया पढ़ाते सॉरी। तो खलीफा जो था वो स्पिरिचुअल हेड था इस्लाम का भी और टर्की का भी। टर्की हार गया फर्स्ट वर्ल्ड में, इसलिए बाकी जो जीती हुई कंट्री थी उसने उस पर वो है ना एक ट्रीटी लगा दी और खलीफा की पावर्स ले ली। अब खलीफा जो था वो इस्लाम या फिर मुस्लिम्स का हेड था, अब उसकी पावर ले लेंगे तो मुस्लिम्स को तो बुरा लगेगा, इसलिए टू डिफेंड द पावर्स ऑफ टेम्पोरल पावर्स, यानी कि उसकी पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे इन मार्च 1919। याद रख लो, कैसे याद रखोगे, रौलत एक्ट जब लॉन्च हुआ था ना 1919, उसी साल हुआ है हमारा जलियांवाला बाग, उसी साल हुई है हमारी खिलाफत कमेटी भी शुरू। अब किसने शुरू करी थी, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स यानी कि हमारे मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी अगर मुस्लिम्स के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिम्स को अच्छा लगता था कि देखो गांधी जी खिलाफत कमेटी बना रहे हैं खिलाफत इशू को डिस्कस करने के लिए, इसलिए मुस्लिम्स को अच्छा लगा और इसलिए मुस्लिम ने सत्याग्रह में साथ देने के लिए हाँ कर दिया। Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement. बहुत important है कैलकाटा सेशन। कैलकाटा सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का, हमारा 1990 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और गांधी जी ने क्या कन्विंस करा सारे लीडर्स को कि एनसीएम मूवमेंट लॉन्च करते हैं विद द हेल्प सपोर्ट खलीफा एज वेल एज फॉर स्वराज। ठीक है, हमको खिलाफत मूवमेंट से हमको सपोर्ट भी मिल जाएगा मुस्लिम्स का और हमको स्वराज भी पक्का मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकाटा सेशन ऑफ सितंबर 1920 को डिसाइड किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या, लोग असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी सहयोग देना ही नहीं किसी प्रकार का। क्यों, क्योंकि इनने हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने हिंद स्वराज एक बुक लिखी थी 1909 में एमसीक्यू। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था कि गांधी जी ने लिखा ब्रिटिश रूल जो है वो भारत में इसी वजह से है क्योंकि भारत के भारतीय जो लोग हैं ना वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्रिटिशर्स को।
अगर इंडियंस ने रिफ्यूज कर दिया सपोर्ट करने के लिए तो ब्रिटिश रूल वहां पर चल ही नहीं पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। समझ आया? इंडियंस जो है ना वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स की सारी बातें मानना बंद कर दें, उनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दें, तो अमेरिकन यहाँ पे रुक ही नहीं सकते। इसलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टेजेस में खुलेगा, अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स एट द गवर्नमेंट। अब बिल्कुल अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब कौन कौन सी स्टेजेस से हमारा एनसीएम स्टार्ट हुआ? हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एनसीएम स्टार्ट कैसे हुआ। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जितने भी टाइटल्स आपको गवर्नमेंट ने अवार्ड करें, गवर्नमेंट ने दिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर बोला जाता था, ये गवर्नमेंट ने दिया था, उस टाइटल को सरेंडर कर दो, बॉयकॉट कर दो सिविल सर्विस, सब कुछ छोड़ दो, आपको कोई सहयोग ही नहीं देना आपकी गवर्नमेंट का, मतलब ब्रिटिश का। बॉयकॉट कर दो, सिविल सर्विस छोड़ दो, आर्मी छोड़ो, पुलिस छोड़ो, कोर्ट में जाना छोड़ो, लेजिस्लेटिव काउंसिल छोड़ो, यानी इलेक्शंस छोड़ दो, स्कूल में जाना छोड़ो। सेकेंड पॉइंट मैंने बता दिया कि बॉयकॉट करना है सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी इलेक्शंस का, स्कूल्स का और फॉरेन गुड्स का। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फिर हम अगर ये सारा काम तो चल रहा है और अगर इस काम को करने के दौरान अगर गवर्नमेंट ने कोई भी हम पे रिप्रेशन किया, कि गवर्नमेंट ने हम पे ज़रा भी जोर डाला, तो हमारा गांधी जी ने क्या वार्निंग दी कि वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, थ्रू आउट द समर ऑफ 1920 गांधी जी ने और शौकत अली और ने बहुत अच्छे से हर जगह देखा, लोगों को, मतलब लोगों से मिले और अच्छी तरह से लोगों की भावनाओं को जाना, समझा और परखा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स दैट वर reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920। तो यहाँ उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या कर दो, बॉयकआउट कर दो, यानी कि इलेक्शंस मत लड़ो। तो कांग्रेस के कुछ लोगों को क्या लगता था कि अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़े, तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो भाई हम बची कुची जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इंडियंस, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आजकल अब इंडियन जो वर्ड है वहाँ से पूरा गवर्नमेंट इंडिया को हटा के भारत लॉन्च कर रहा है। सो अब देखते हैं, आई विल ट्राई कि मैं कितनी बार भारत बोल सकूं, क्योंकि अब तो सबको रट गया इंडिया वर्ड। तो भारत के लोगों ने, भारतीय लोगों ने सोचा कि वो भारत को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस से अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड दे फियर द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। और उनको लगता था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और हम तो चुप बैठे, अगर कुछ लोगों ने वायलेंट ले लिया कि नहीं हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, हम तो कुछ भी हो जाए, हम तो पॉलिटिक्स के लिए जन्मे, हम तो भारतीय हैं, तो हम भारत के कांग्रेस के इलेक्शन लड़ेंगे, हम नहीं रुकने वाले, तो कुछ लोग लड़ाई भी कर सकते हैं इस बात में। तो फिर सितंबर और दिसंबर के महीने के बीच में कांग्रेस में बहुत लड़ाई थी। कुछ लोग कहते थे कि भाई कल वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने बोला है कि इलेक्शन नहीं लड़ने, यानी नहीं लड़ने। वो कुछ लोग बोलता भाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी उनकी, समझ में आ रहा है ना। इसलिए कुछ लोग कहते थे लड़ो, कुछ लोग कहते नहीं लड़ो, इसलिए कांग्रेस के बीच में टसल थी। तो while they seemed no meeting point, the supporters and the opponents of the movement finally at the Congress session at नागपुर, फिर नागपुर में कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920 में ऐलान किया गया कि वर्कड आउट नॉन कोऑपरेशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। तो किस तरह से मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, किसने इसमें पार्टिसिपेशन करा, वो सब हम देखेंगे अगले स्टेज पे। ये दिया है कि फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट चल रहा है यहाँ पे, और स्वदेशी को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हमको मेनली देखना है कि एनसीएम स्टार्ट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस किस तरह से लोगों ने फॉलो करा, ठीक है। जैसे कि मिडिल क्लास लोगों ने कैसे फॉलो करा, और फिर जैसे कि हमारे अवध में जो किसान थे उनने कैसे फॉलो करा, गुडेम हिल्स में जो लोग रहते थे उनने कैसे फॉलो करा, प्लांटेशन सिस्टम में किस तरह से ये फॉलो हुआ, एंड लास्ट में ये बंद हो गया था, वो भी हमको इसमें देखना है पूरा एनसीएम। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सेशन में, काउंट करते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि मिडिल क्लासेस या फिर टाउन्स में एनसीएम स्टार्ट कैसे हुआ। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि एनसीएम बंद क्यों हो गया, मतलब बहुत ही ग्रेजुअली स्लो डाउन क्यों हो गया सिटीज़ में, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी अवध रेबेलियन में किस तरह से, मतलब व्हाट वाज अवध रेबेलियन। फोर्थ क्वेश्चन आएगा कि गुडेम हिल्स रेबेलियन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्लांटेशन सिस्टम में कैसे हुआ।
5 क्वेश्चन इसके थे। फर्स्ट सेशन में हमने 7 क्वेश्चन आंसर देखे थे, तो 7 + 5 अभी तक के 12 क्वेश्चन हो गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। हमने ऊपर देखा कैलकाटा सेशन जो हुआ था 1920 में, उसमें डिसाइड कर रहे थे कि एनसीएम को बनाए कि नहीं। फिर नागपुर सेशन में अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ अब एनसीएम को स्टार्ट करना है, पर फाइनली वो दिसंबर 1920 में था नागपुर सेशन, तो वहाँ अडॉप्ट कर लिया था, उसको अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि स्ट्रेटजीज प्लान हो गई थी किस तरह से एनसीएम को स्टार्ट करेंगे। फिर फाइनली हुआ कब स्टार्ट? जनवरी 1921 को। तो इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा? वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट करा, सबकी मांगे उनके हिसाब से अलग अलग थी। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। सबने स्वराज के लिए रिस्पॉन्ड करा, लेकिन सभी लोगों के लिए स्वराज जो था वो डिफरेंट था, ठीक है। किसी के लिए स्वराज कुछ और, किसी के लिए कुछ और था। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। अब कहाँ से, टाउन्स में कैसे स्टार्ट हुआ? हमारा एनसीएम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, देखते हैं। तो मूवमेंट जो था वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ था हमारा? सबसे पहले द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। एक सेकेंड में पॉइंट मार्क करा रहा हूँ। पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अपना गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिया, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लो, हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइंड, ऑल लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, ये हमारा थर्ड पॉइंट। तो क्या हुआ हमारे इस मूवमेंट में? मिडिल क्लास लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करा, देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे ना, उनने गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया, बाहर चले गए। मतलब नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही क्या है? नॉन कोऑपरेशन यानी कि ब्रिटिश का किसी भी तरह से कोऑपरेशन करना ही नहीं है। इसलिए हमारा सबसे पहले मिडिल क्लास लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। और अब बच्चों ने किस तरह से नॉन कोऑपरेशन दिखाई? स्टूडेंट्स ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाना छोड़ दिया जो ब्रिटिश चलाते थे, यानी उन्हें कोऑपरेट करना बंद कर दिया। और तो और हेडमास्टर या टीचर और लॉयर्स, जो लोग वर्किंग क्लास थी, जो काम करते थे वर्किंग क्लास, वो लोगों ने भी अपना स्कूल जाना उनके कामों को करना बंद कर दिया, ठीक है। और काउंसिल इलेक्शंस जो थे ना वो भी बॉयकॉट हो गए थे। काउंसिल इलेक्शन से नहीं, नॉर्मल समझ लो, इलेक्शंस जो थे ना वो भी बॉयकॉट हो गए नॉर्मली। फोर्थ पॉइंट आप डाल सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, ये काउंसिल इलेक्शन सबने बंद कर दिए थे कि गांधी जी ने बोल दिया था एनसीएम करना है, यानी कि आपको काउंसिल इलेक्शंस भी बंद करने पड़ेंगे। लेकिन मद्रास जो एकमात्र ऐसी जगह थी जहां काउंसिल इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं हुआ था। मद्रास में बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मद्रास में नॉन ब्राह्मण लोगों ने अपनी खुद की स्वराज पार्टी बनाई थी। नॉन ब्राह्मण लोगों ने खुद की स्वराज पार्टी बनाई थी। तो इन लोगों ने बॉयकॉट क्यों नहीं करा? क्योंकि जो ब्राह्मण्स लोग थे ना, वो अपनी जो कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर आते हैं, टॉप पे आते हैं ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण लोग है ना हमेशा नॉन ब्राह्मण लोगों के ऊपर बोलते थे कि देखो हम कितने बड़े लोग हैं, हम तो है ना हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तुम लोग पीछे रह जाओगे। तो जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनको लग गए, अपने दिल पे ठेस हो गया कि देखो ब्राह्मण कर रहे हैं। और अब उनको ऐसा मौका दिखा कि देखो कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब अब हमारे पास मौका है, अगर हमने खुद की पार्टी बना ली ना तब तो सारे वोट हमारे पास ही आने। मतलब क्योंकि उस समय कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनने मना करा था, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने करा क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि कोई भी नहीं कर रहा है तो हम कर लेते हैं, तो ब्राह्मण अपने आप नीचे आ जाएंगे। स्वराज पार्टी नहीं, जस्टिस पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, स्वराज पार्टी नहीं थी, जस्टिस पार्टी थी। तो जस्टिस पार्टी जो थी हमारे नॉन ब्राह्मण्स की, यदि जस्टिस पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसलिंग वाज वन ऑफ द गेनिंग सम पावर, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। जो ब्राह्मण लोगों के पास जो पावर थी वो फाइनली नॉन ब्राह्मण लोगों के पास भी आने वाली थी। अब क्या हुआ था? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन कि अब एनसीएम तो आ गया, अब एनसीएम के कारण अपने इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ा? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट वर द
इफेक्ट्स ऑफ NCM ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अब जैसे ही नॉन कॉपरेशन लोगों ने शुरुआत कर दी तो इकोनॉमिक फ्रंट में तो असर आना बहुत ही नॉर्मल है कि अगर कुछ भी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा है, NCM मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करा है, तो देश में परिवर्तन आएगा। तो इकोनॉमी में क्या परिवर्तन आया? द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट आर ड्रामेटिक। क्या फ़र्क आया? जो फॉरेन गुड्स था ना, और वो बॉयकॉट होना चालू हो गया। लिकर शॉप्स जो थी वो पिकेटेड हो गए, यानी कि लिकर शॉप समझ लो, ये लिकर की शॉप है, ये एंट्री और एग्जिट पे ना लोग खड़े हो जाते थे। ये समझ लो ये लिकर शॉप की एंट्री और एग्जिट, यहाँ पे ना लोग खड़े हो जाते थे और किसी को भी अंदर नहीं आने देते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। फॉरेन क्लोथ्स जो थे ना वो बड़े बड़े बॉनफायर्स में जलने लग गए। इसको और ये वाले पॉइंट को आप सेम पॉइंट बना लेना एक ही पॉइंट में, क्योंकि छोटे छोटे हैं। फॉरेन क्लोथ्स को ना बड़ी बड़ी बॉनफायर में लोग जलाने लग गए। अब लोग जला रहे थे तो वो जो इंपोर्ट था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको भी कम कर दिया था। इंपोर्ट जो था ना वो आधा हो गया। 1921 और 1922 में जो इंपोर्ट है वो घट के 102 करोड़ पहले आता था, अब वो घट के आधा हो गया, यानी कि 57 करोड़ हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, मेनी प्लेसेस में क्या होता था, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर ने फॉरेन ट्रेड को करना बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दी फॉरेन ट्रेड और फाइनेंस एज द बॉयकॉट। अब जैसे कि अब हर जगह फॉरेन गुड्स भी नहीं मंगवा रहे हैं, फॉरेन ट्रेड भी नहीं हो रही है, फॉरेन कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अंदर देसी माल, देशी यानी कि अपना इंडियन टेक्सटाइल जो था ना वो बढ़ने लग गया। अब फॉरेन के कपड़े नहीं आ रहे, विदेशी कपड़े नहीं आ रहे, तो लोग अपनी देसी कपड़े बनाएंगे। देसी चीज़ें का मतलब है कि अपनी इंडियन टेक्सटाइल बढ़ेगी। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड पीपल बिगन डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली खादी वंस। प्रोडक्शन जो था इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का, वो हैंडलूम्स का, वो इंक्रीज हो गया। 5 पॉइंट्स 5 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। अब देखो, अभी हमको दिख रहा है कि कितनी ज़ोरों शोरों से अपना NCM चल रहा है। NCM अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया टाउन्स में लोगों के कारण इकोनॉमिक में ये फ़र्क पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जो NCM था ना वो स्लो डाउन हो गया। NCM स्लो डाउन हुआ, पर क्यों हुआ, ये वाला क्वेश्चन आता है। NCM ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज़, वाई, ये क्वेश्चन आता है, चलो हम देखते हैं क्यों। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। व्हाट रीज़न? पहला रीज़न, खादी क्लॉथ, जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल बढ़ा तो इंडियन काय के कपड़े बनाते थे, खादी के कपड़े बनाते थे, लेकिन खादी जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था। देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। जो मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ आता था, बाहर का कपड़ा, वो बहुत ही सारा होता था और सस्ता होता था, तो पुअर पीपल जो थे ना उसको खरीद नहीं पाते थे। और जो बाहर का कपड़ा आता था वो सस्ता आता था, क्योंकि वो मशीन में बनता है। मशीन के कपड़े और हाथ से बने हुए कपड़ों में फ़र्क होगा ना, इसके कारण गरीब लोग खरीद नहीं पाते थे। हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग। फिर वो कितने टाइम तक कैसे बाहर के कपड़े को बॉयकॉट कर सकते थे। सिमिलरली जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों ने बंद कर दिया था ना जाना, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ने जाना, टीचर्स ने जाना बंद कर दिया था, बच्चों ने जाना बंद कर दिया था, तो उन्होंने बंद तो करा। उन्होंने क्या सोच के बंद करा था, हम गवर्नमेंट के इसमें नहीं जाएंगे, हम इंडियन जो स्कूल और इंडियन कॉलेजेस है ना उसमें जाएंगे। लेकिन अब बच्चे जो स्कूल से निकल गए, उन्होंने क्या देखा, इंडियन स्कूल तो है ही बहुत कम भाई, सारी सीट फुल हो गई, अब हम कहाँ जाएं, पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। समझ लो, ये है ब्रिटिश के स्कूल्स, ठीक है, ये बहुत सारे थे, मतलब 3 स्कूल्स थे, ठीक है, ये तीन ब्रिटिश के स्कूल है। तीनों स्कूल से बच्चे बाहर आ गए। उन्होंने सोचा इंडियन स्कूल में जाएंगे, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन नहीं दिखानी, लेकिन देखा इंडियन के पास तो एक ही स्कूल है, तो समझ लो एक स्कूल के बच्चे तो अच्छी तरह से पढ़ गए, समझ लो दूसरे भी स्कूल के जैसे जैसे बच्चे आ गए, तीसरे स्कूल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उनको वापस से घूम फिर के ब्रिटिशर्स के पास ही आना पड़ा। सेम हुआ स्टाफ मेंबर्स के साथ भी। ये 2 की जो टीचर्स थी वो तो भले स्कूल में पढ़ाने चली गई होंगी, लेकिन जो बाकी टीचर्स थे वो कहाँ जाते, इसके कारण उनको ब्रिटिश केस में ही आना पड़ा। भगवान, ये क्या हुआ? आई थिंक सो मुझे इरेजर यूज़ करना था। हाँ, ये इरेजर टूल है। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत थी। अगर वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो थे ना बहुत ही स्लो थे कम अप। दैट लेड टू बी इन द प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस, दीज वर स्लो टू कम अप, बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। तो बच्चों ने क्या करा, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल। ट्रिकलिंग बैक यानी कि ज्वाइनिंग अगेन, वापस से ज्वाइनिंग अगेन, वापस से हमारा ब्रिटिश के स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ज्वाइन कर लिया। टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। लॉयर्स ने भी वापस से गवर्नमेंट कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। अब कंट्री साइड में कैसे रिबेलियन हुआ,
कंट्री साइड में भी एक रिबेलियन हुआ था, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो लोगों को कंट्री साइड का मतलब नहीं अच्छे से पता होता है। कंट्री साइड होती है कंट्री की साइड यानी कि विलेज, विलेजेस को बोलते हैं कंट्री साइड। तो फ्रॉम द सिटीज, अब सिटी में तो हमने देख लिया किस तरह से हुआ, सिटी में बढ़िया शुरुआत हुई, इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। फिर विलेजेस में देखो क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war। अब हमको देखना है कि अवध के केस में क्या होता है। अवध में हमारे जो थे क्या नाम था उनका, बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जो थे ये जो थे ना, इन्होंने अवध में बामा लिख दिया मैंने हाँ, तो बाबा रामचंद्र ने अवध में एक मूवमेंट करा था। वो मूवमेंट किसके खिलाफ था? तालुकदार के खिलाफ। तालुकदार कौन थे? तालुकदार थे हमारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो थे ना, वो पीजेंट से ज़्यादा पैसे लेते थे, उनसे बेकार काम करवाते थे, और तो और उनको हाई रेवेन्यू भी लेते थे। हाई रेवेन्यू यानी कि ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो इसके खिलाफ उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा था। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है इस आंसर की। देखो मैं इस पूरी कहानी को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से सारे मैं मार्क करवा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पूरी ही कहानी वैसे इंपॉर्टेंट है अवध वाली, ये पूरी कहानी है अवध की, तो हमको ये पूरा ही पढ़ना रहेगा। बीच बीच में जितने भी एमसीक्यू आएंगे मैं मार्क करा दूंगा। अवध वाला जो आंसर है ना, वो आप फ्रेम कर लेना सारे एमसीक्यूज़ को मिला के। अवध का जो आंसर आएगा वो आप लोग फ्रेम कर लेना। मैं आपको एमसीक्यू सारे मार्क करा देता हूँ इस पूरे पैराग्राफ के। ठीक है, चलो। तो अवध में क्या हुआ था? अवध में रामचंद्र जी जो थे, बाबा रामचंद्र, वो आए थे। उन्होंने तालुकदार के खिलाफ मूवमेंट करा था क्योंकि तालुकदार उन लोगों से ज़्यादा पैसे मांगते थे। चलो देखते हैं कैसे क्या हुआ था। हाँ, तो अवध में क्या हुआ था? पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, उनके लीडर थे। 1 मार्क एमसीक्यू। नेक्स्ट, वो कौन थे? सन्यासी थे जिन्होंने अर्लियर क्या करा था? फिजी में गए थे और इंटेंचर्ड लेबर, बंधुआ मजदूर बन के फिजी में वो काम करते थे। और द मूवमेंट वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स के अगेंस्ट था एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। ठीक है, तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट वो मूवमेंट था। वो डिमांडेड, क्या करते थे तालुकदार से? क्यों करा था उनके खिलाफ मूवमेंट? क्योंकि वो पीजेंट से डिमांड करते थे एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स। एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर केसेस। पीजेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स। पहले तो हाई रेंट्स लेते थे, बेगार करना पड़ता था, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। मतलब उनके काम, वहाँ पर फार्म में काम करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट्स। So as tenants they had no security of tenure। अब उनको उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब कभी भी उनको निकाला जा सकता था ऑफ टेंचर। being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased hand। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पीजेंट मूवमेंट था, अब लोगों ने जो उनका कुछ भी नहीं होता था, लोग ये जो लैंडलॉर्ड से उनको हाई रेंट लेते थे, बेकार काम करवाते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो पीजेंट लोगों ने क्या मांग करी? पीजेंट लोगों ने मांग करी कि सबसे पहले तो रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू करो। हाई रेवेन्यू लेते थे ना, हाई रेंट्स, तो उसका पहले रिडक्शन करो। सेकेंड, बेकार करवाते थे ना, तो बेकार का भी अबॉलिशन करो। थर्ड, अब क्योंकि ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे, मतलब लैंडलॉर्ड हमको ऑपरेस करते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से मतलब हमसे ढंग से पेश नहीं आते, तो उन लोगों का सोशल बॉयकॉट कर दो लैंडलॉर्ड्स का। ये 3 मांगे उन्होंने रखी, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। अब ये मांगे तो मतलब ये उन्होंने बोला ये सब करने का, और ये और तो और उन्होंने एक नई चीज़ पॉलिसी फॉलो करी, नाई धोबी बंद की। नाई धोबी बंद क्या होता है? नाई यानी कि बार्बर होता है, धोबी यानी कि वॉशरमैन होता है। तो ये क्या करते थे, ये जो नाई एंड धोबी की जो बेसिक डोमेस्टिक सर्विसेज होती थी ना, वो लैंडलॉर्ड्स को नहीं देते थे। अब लैंडलॉर्ड्स तो अमीर थे, उनको ये बेसिक सर्विसेज करने की आदत नहीं थी, तो ये वो किससे काम करवाते थे? लोकल पीजेंट से। तो लोकल पीजेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं करने वाले बेसिक सर्विसेज तुम्हारी, तुम जानो अपना काम जाने। मतलब वो अपना
जैसे खुद से कर सकते हैं वैसे कर ले, ना ही दो भी बंद ऑर्गेनाइज करे, जिससे लोगों को लैंडलॉर्ड्स को डिप्राइव होने लगा, लैंडलॉर्ड्स को परेशानी होने लग गई क्योंकि वो बेसिक सर्विसेज ऑफ बार्बर एंड वॉशरमैन नहीं ले पा रहे थे। अब तो और ये धीरे धीरे जो ये मूवमेंट अवध में शुरू हुआ था ये जगह जगह फैलने लग गया, और हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, और कौन थे, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा लॉन्च करी। जून 1990 में जवाहरलाल नेहरू ने पहले इधर उधर गए थे अलग अलग गाँव अवध के, और विलेज टॉकिंग टू विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवेंसेस। फिर उन्होंने क्या अवध के गांव वालों से जो नॉर्मल पीजेंट्स थे उनसे बात करी और जाना कि देखो लैंडलॉर्ड उनके साथ ऐसा ऐसा करते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर 1920 को क्या करा, उन्होंने अक्टूबर 1920 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवध किसान सभा लॉन्च करी। ठीक है, किसने लॉन्च करी थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने, एंड अ फ्यू अदर्स, कुछ अदर लोगों ने। विद इन अ मंथ, एक ही महीने के अंदर क्या हुआ था, उस अवध किसान सभा से 300 ब्रांचेस और जुड़ गई थी इन द अदर विलेजेस ऑफ दिस रीजन। मतलब अवध में उन्होंने पहले अवध किसान सभा लॉन्च करी, फिर अवध के साथ साथ 300 और ब्रांचेस अवध किसान सभा में लॉन्च होने लग गई। So non-cooperation movement began the following year. The effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो फिर क्या करती थी कांग्रेस, क्या चाहती थी, जो अवध की किसान सभा में जो लोग लड़ रहे हैं ना, वो उनको एनसीएम के लोगों में एनसीएम की स्ट्रगल में भी जोड़ना चाहते थे। द पीसेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। तो जो पीसेंट्स जो थे वो धीरे धीरे जो है ना वायलेंट होते जा रहे थे, जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं था। कांग्रेस को क्या पसंद था कि नॉन वायलेंस की तरह नॉन वायलेंस हो, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन जो पीसेंट्स थे वो धीरे धीरे लड़ाई करने पर उतर आए और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहे। क्या उन्होंने क्या करा था, जैसे लड़ाई क्या करने लग गए थे, जैसी मूवमेंट फैला था ये अपना ये पीसेंट्स का 1921 में, जो तालुकदार के घर थे और मर्चेंट के जो घर थे वो अटैक करने लग गए, लोग बाजारों को लूटने लग गए, ग्रेन्स को चुराने लग गए इधर उधर से। और तो और लोकल लीडर्स को है ना पीजेंट्स ने बोल दिया था, पीजेंट्स जो है ना गांधी जी का नाम से क्या करते थे कि अब जो सॉरी नॉर्मल पीजेंट्स जो थे वो दूसरे पीजेंट्स को कहने लग गए कि गांधी जी का राज आ गया है, अब कहीं पे भी टैक्सेस वैक्सेस पे नहीं करने हैं और आपको ना खुद ही वो लैंड दे देंगे गांधी जी पुअर लोगों को, और हम उसमें खेती करेंगे। जबकि गांधी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मतलब गांधी जी के नाम पर रूमर्स फैलाए जाते थे कि गांधी जी ने ऐसा ऐसा बोला है। मतलब गांधी जी के नाम पे रूमर्स, जो फेक रूमर्स होते हैं, मतलब रूमर्स ऑफ कोर्स फेक ही होंगे, नहीं रूमर्स कैन बी ट्रू ऑल्सो ना, हाँ, तो फेक रूमर्स फैलाए जाते हैं कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि गरीबों को वो खेती देंगे, और सॉरी खेती की ज़मीन देंगे, वहाँ पर हम खेती कर लेंगे, बट ऐसा रियल में कुछ नहीं होता था। गांधी जी का नाम लगाया जाता था और ऑल एक्शन जो ना एस्पिरेशंस में। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको सारा बता दिया कहानी के रूप में। देखो अगली कहानी हम किसके देखेंगे, गोडेम हिल के रिबेलियंस में। आंध्र प्रदेश के गोडेम हिल्स में क्या होता था, चलो देखते हैं। अब यहाँ क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे वो इसके लिए लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे भी पीजेंट्स ने मूवमेंट करा था। ऊपर पीजेंट्स ने क्यों करा था, क्योंकि तालुकदार और लैंडलॉर्ड उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। बट यहाँ लड़ाई हुई थी क्योंकि उनके जो फॉरेस्ट थे, अब हमने क्लास 9th में देखा है फॉरेस्ट सोसाइटी वाले चैप्टर में, कि फॉरेस्ट को क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था और रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी फॉरेस्ट पे कि अब फॉरेस्ट के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी ना फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट एक्ट अपन ने पढ़ा था क्लास 9th में कि मतलब फॉर अ पर्टिकुलर फॉरेस्ट अब लोग उसमें नहीं जा सकते, ना ही अपने जानवरों को ग्रेजिंग करा सकते, ना ही फॉरेस्ट से कोई रिसोर्सेस ला सकते हैं। दैट्स वाई हमारा जो लोग थे जो कहाँ रहते थे, गुड्डेम हिल्स में, वो एकदम ट्राइबल लोग थे। अब ट्राइबल लोग अगर अपने फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे तो उनके लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए से चिढ़ाकर उन्होंने अपना खुद का मूवमेंट लॉन्च करा था। देखें क्या हुआ था, तो गुडेम हिल्स में क्या होती थी, एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था इन द अर्ली 1920s। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। क्यों नहीं अप्रूव कर पाई थी, देखो वो जो गुडेम हिल्स में क्या करते थे, गोरिल्ला मूवमेंट करते थे। मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने ब्रिटिशर्स आ रहे हैं कहीं फॉरेस्ट वाले इलाके से, ठीक है, तो वो समझ ली ब्रिटिशर्स के कोई सी वो पहले हॉर्स वाली कार्ट चलती थी ना, वो चल रही है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ में छुपे हुए रहते थे। पेड़ रहते हैं ना, यहाँ पे पेड़ों में छुपे रहते थे। ये जैसे ब्रिटिशर्स दिखते थे वहाँ आते थे, एकदम से हमला करते थे, सब कुछ लूट लेते थे और वापस चले जाते थे। विदिन बहुत छोटी सी देर में वो आते थे, सब सामान लूट लेते थे और चले जाते थे। तो ये जो टेक्निक है, और यहाँ पर थोड़े एक दो ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा मार वार भी देते होंगे। अब मारना यानी वायलेंस, तो वायलेंस तो हमने कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता था, जो कांग्रेस इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती, बट फिर भी वो चीज़ ये फॉलो करते थे। इस रीजन इन हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज। यहाँ पर भी क्या हुआ था, जिस तरह से अदर फॉरेस्ट रीजन्स में हुआ था, अपनी कांग्रेस ने कहा, गया मेरा पॉइंटिंग हो गया क्या, लाइक अदर फॉरेस्ट रीजन, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ था,
जितने भी फॉरेस्ट एरियाज थे वो सब क्लोज हो गए थे और लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे, अपनी कैटल को ग्रेज नहीं करा सकते थे, वो फ्यूल वुड भी नहीं ले सकते थे, फ्रूट्स भी नहीं खा ले सकते थे फॉरेस्ट से, मतलब फॉरेस्ट में जाना ही प्रतिबंधित कर दिया था लोगों का। तो ये जो था ना, ये इनको एनरेज यानी कि वहाँ पर फिर लोगों को गुस्सा आ गया, वहाँ पर एनरेज यानी गुस्सा लाना हिल पे रहने वाले लोगों का। तो मेन काम ही फॉरेस्ट से होता था, वहीं से खाना पीना लाते थे, वहीं से लकड़ी लाते थे, वहीं से लकड़ी से आग जलाते थे। अब वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट में जाना ही मना कर दिया तो लोगों को गुस्सा आ गया। उनको लगता था कि अब उनकी लाइवलीहुड यानी कि जीने का ढंग अफेक्ट होने लग गया और उनकी ट्रेडिशनल राइट यानी कि भाई अब जंगल से जाना कैसे रोक सकते किसी ट्राइबल वासी को। उनको लगता था कि उनकी जो ट्रेडिशनल राइट है ना वो उनसे छीनी जा रही है। फिर when the government began forcing them to contribute बेगार for road building, द हिल पीपल रिवोल्टेड। फिर क्या हुआ था, इन लोगों को बुला लिया था और उनसे क्या बोलते हैं, रोड बनवाई जाती थी। अब रोड कैसे बनवाई जाती थी, बेगार यानी पैसे नहीं देते थे। तो आपको पता है कि ये लोग रहते भाई गुस्से में, ये कुछ भी कर सकते गुस्से में। अगर इनसे बेगार काम करवाओगे, पहले देखो ये लोग पहले से अपनी गुरिल्ला मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, गुरिल्ला मूवमेंट। तो इसमें क्या होता था, ये पहले ही लड़ाई झगड़े में वायलेंस में ये पहले ही आगे थे। बट अब ये जो ब्रिटिशर्स थे इनने उनसे रोड बनवा ली। अब रोड बनवाने के बाद पैसे भी नहीं दिए। अब सोचो, पहले गुस्सा, दिमाग गर्म रहता है किसी इंसान का, और गुस्सा दिला दोगे तो वो इंसान क्या करेगा। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अब किस लोगों ने उनके मूवमेंट को हेल्प करी, मतलब मूवमेंट को लीड किसने करा, अल्लूरी सीताराम राजू ने। अभी RRR मूवी बनी, उसमें एक किरदार इन्हीं का था ना, अल्लूरी सीताराम राजू का। उन्होंने क्या करा, वो कहते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है, 3 स्पेशल पावर थी उनके पास। वो ऐसा कहते थे, किसी को नहीं पता थी कि नहीं। वैसे तो नहीं थी, आई विल टेल यू क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी आगे देखना। तो वो क्या 3 पावर थी, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस निकाल सकते थे यानी कि भविष्यवाणी कर सकते थे, हील पीपल लोगों को ठीक कर सकते थे, और बुलेट शॉट्स को सर्वाइव कर सकते थे, सर्वाइव यानी बुलेट शॉट। तो ये 3 सुपर पावर वो कहते थे उनके पास थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था, राजू के कारण वहाँ पर क्या रिबेल्स जो थे, हाँ, तो हमने देखा कि अभी जो थे राजू, उनके पास 3 पावर्स थी। 3 पावर वो कहते थे थी, पर थी कि नहीं वो तो भगवान जाने। वो कहते थे उनके पास स्पेशल पावर थी, पहला एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करने की, दूसरा लोगों को हील करने की यानी कि लोगों को ठीक करने की, और तीसरा वो गोलियां जो चलती है उसको सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लोग उनको क्या बोलते थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का अवतार मानते थे लोग। तो राजू क्या करते थे, वो महात्मा गांधी को मानते थे, महात्मा गांधी की सारी बातें मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी बोलते थे कि वायलेंस नहीं करो, नॉन वायलेंस। लेकिन जो राजू थे वो वायलेंस करते थे। वो कहते थे कि जब तक जो ये ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो जाने वाले नहीं हैं। महात्मा गांधी की पूरी बात मानते थे। खादी जो थी, खादी जो वो लोगों को पहनने के लिए बोलते थे कि खादी पहना करो, ये ब्रिटिशर्स के जो इंडस्ट्री से जो कपड़ा आता है वो मत पहना करो। गुड हिल्स के लोग क्या करते थे, वो पुलिस स्टेशन में अटैक कर देते थे। क्या करते थे, मतलब उन्होंने बोला ना वो वायलेंस करते थे, तो वायलेंस में वो पुलिस स्टेशन पे हमला करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल को मार डालते थे। और गुरिल्ला वॉरफेयर मैंने समझा दिया था कि पेड़ों में छिपे रहते थे। जैसे ही ब्रिटिशर्स की कोई सामान जा रहा होता है तो पेड़ों में से निकल के उस सामान पे हमला कर देते थे, वो वापस से पेड़ों में जाके छिप जाते थे। फिर क्या हुआ था, राजू जो थे उनको गोली मार दी थी गई थी 1924 को, और वो मर गए थे। पहले तो वो कहते थे कि उनके पास स्पेशल पावर है कि वो बुलेट शॉट सर्वाइव कर सकते हैं, पर फिर बाद में सबको पता चल गया कि कोई स्पेशल पावर नहीं थी। एक ही गोली पड़ी और इंसान खत्म हो गया। 1924 में उनका देहांत हुआ था। बाद में वो फोक हीरो बन के सामने आए, मतलब फोक हीरो यानी कि उनको भी पहले की कहानियों में लिखा जाता, लोग उनको अभी भी याद करते, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के क्या बोलते हैं गुडेम हिल्स में। आगे आते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। अपन ने 3 रेबेलियंस देखे। पहला था अपना जो हुआ था बाबा रामचंद्र ने करा था लोगों को वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे पीजेंट्स को परेशान करते थे। दूसरा हमने अभी हाल ये देखा कि गुडेम हिल्स में करा था लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाना बंद कर दिया था, मतलब फॉरेस्ट में लोगों का घुसना बंद कर दिया था, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। तीसरा और लास्ट हमारा है, जब हम देखेंगे प्लांटेशंस में क्या हुआ था। प्लांटेशंस में ये हुआ था कि लोग जो थे जो प्लांटेशन में काम करते थे, अब उनको प्लांटेशन में रोक के रखते थे, वापस अपने गाँव नहीं जाने देते थे। ब्रिटिशर्स जो थे कुछ लोगों को चुनते थे, प्लांटेशंस में जबरदस्ती काम कराते थे। प्लांटेशन उनके विलेज से थोड़ा दूर होता था और वापस से उन लोगों को अपने विलेज में जाना बंद कर दिया था।
तो फिर क्या हुआ था, और एक उन्होंने एक्ट पास करा था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, ये वाला इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको बिल्कुल भी परमिट नहीं दी जाती थी टी गार्डन को छोड़ के बाहर जाने की विदाउट परमिशन, और जो परमिशन थी ना वो उनको कभी देते ही नहीं थे। वो एक्ट में ये लिखा था कि बिना परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उनको परमिशन कभी देते ही नहीं थे। यानी कि एक्ट इस तरह से काम करता था कि कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। फिर जैसे ही वर्कर ने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ने क्या करा था, प्लांटेशन छोड़ के बाहर चले गए थे। उनको लगा गांधी राज आ गया है, गांधी राज में क्या होगा, लोगों को फ्री में अपनी जमीन मिल जाएगी, वो वहां पर काम कर सकेंगे। लेकिन ये लोगों ने मन में खुद ने सोच लिया था, उन्होंने सोचा था कि पास वाले रेलवे स्टेशन में जाके वो अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन जैसे वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन्होंने देखा कि रेलवे स्टेशन भी बंद है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, यानी कि सब कुछ बंद था, पूरा इंडिया बंद था उस समय। उन लोगों को लगा था बढ़िया हम जाएंगे प्लांटेशन से बाहर निकलेंगे, अपनी क्या बोलते ट्रेन पकड़कर अपने गाँव पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। अब ट्रेन नहीं चल रही थी, इसलिए पुलिस वाले लोगों ने उनको पकड़ लिया और बहुत भयंकर तरीके से मारा और प्लांटेशन में वापस लेके चले गए। एक तरीके से जो लास्ट वाला हमारा सत्याग्रह था वो फेल हो गया था, लेकिन लोगों ने यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं, इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे लोग। इसमें लिखा गया है कि लोगों ने पहली बार यूनिटी से काम करा पूरे इंडिया में, ऑल ओवर। एनसीएम जो था वो पहला मूवमेंट था जिसमें लोगों ने यूनिटी से पार्टिसिपेट करा। अब एनसीएम भी एंड में बहुत बुरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में लोग ढंग से बिना वायलेंस के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई और ब्रिटिशर्स ने सारे लोगों को गोली मार दी। अब लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये इंसिडेंट कहाँ हुआ? चौरी चौरा में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने लोगों पे गोली मार दी, जबकि लोगों ने कोई भी वायलेंस का भी प्रयोग नहीं किया था, नॉर्मली अपने नारेबाजी कर रहे थे। इसके खिलाफ जो पूरे इंडिया में दंगे होने लग गए, सब जगह ब्रिटिशर्स की जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं, टाउन हॉल्स होते हैं, वहां पे अटैक होने लग गए। अब इतने वॉयलेंट हो गए थे लोग इसके खिलाफ, क्योंकि वो जो लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, वो ढंग से अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको फालतू में मारा। इसके कारण लोगों को गुस्सा आ गया। इसके गुस्से के कारण वो लोग जो है, जो पोस्ट ऑफिस होते थे, जो भी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट बिल्डिंग होती थी, वहां पे तोड़ाफोड़ी करने लग गए, बाजार को लूटने लग गए। अब जैसे गांधी जी ने देखा कि लोग इतने वॉयलेंट हो गए, गांधी जी तो कहते थे कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए, इसके कारण उन्होंने 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो हो गया बंद। इसके बाद आया था अपना CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और नॉन कोऑपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है जो बच्चों को समझ आता नहीं है। एनसीएम में क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन, नाम में लिखा है नॉन कोऑपरेशन, यानी ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है। सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता? हमको ब्रिटिशर्स का साथ देना तो है नहीं, और हम लॉ भी तोड़ सकते हैं कोई सा भी। एनसीएम में सिर्फ साथ नहीं देना है, पर लॉ हमको सारे फॉलो करने, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। लेकिन सीडीएम में साथ भी मत दो, कोई भी रूल या लॉ भी फॉलो मत करो, जो चाहे करना है अपना। पूरा इंडिया में पूरी आजादी है, अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दो जो थे वो मेजर अंतर थे। सीडीएम में ज्यादा वायलेंस हुई थी, क्योंकि पहली बार गांधी जी ने पूरी छूट दे दी थी कि जो करना है करो, लॉ तोड़ दो जो करना है। क्योंकि उन्होंने खुद ने एक लॉ तोड़ा था अपना सॉल्ट सत्याग्रह से, क्योंकि वहीं से अपना सीडीएम शुरू हुआ था। उन्होंने खुद ने सॉल्ट बनाकर बिना परमिशन के एक लॉ तोड़ा था। इसके कारण लोग भी प्रेरित हुए कि गांधी जी ने खुद ने लॉ तोड़ा, तो मतलब हम भी कर सकते हैं। इसके कारण अब देखना सिविल डिसोबीडियंस में ज्यादा मारकाट होगी, क्योंकि एनसीएम में इतने ज्यादा लोग मरे नहीं थे, सीडीएम में ज्यादा मरेंगे। तो हम देखेंगे अगले सेशन में, थर्ड सेशन है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। थर्ड वाले ये जो सेशन है ना, उसमें हमको देखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। मतलब अभी तक हमने देखा एनसीएम आया, आके चला गया, जैसे वो मीम थी ना, वो राहुल गांधी की गया खत्म, दैट्स हाउ। तो आया था, अच्छा था, कांग्रेस सेशन लाया था, कांग्रेस सेशन ने बैठके बिठाई कि इस तरह से लाएंगे करेंगे, एंड देन फाइनली वो शुरू हुआ था। बट चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हो गया 1922 में, जिसके कारण हमारा एनसीएम बंद हो गया। एनसीएम के बाद अब गांधी जी को समझ आया कि ब्रिटिशर्स वायलेंस के बिना नहीं मानने वाले। अगर हम ब्रिटिशर्स के लॉज को अगर फिर भी फॉलो करेंगे, भले हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट ओबीडियंट टू द ब्रिटिशर्स, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, बट अगर हम ब्रिटिश लॉज का फॉलो करेंगे ना, तो भी ब्रिटिश हमसे कुछ ना कुछ करके हमसे मतलब डोमिनेंसी पा लेंगे। तो फिर ब्रिटिशर्स का बिल्कुल भी साथ छोड़ने के लिए उन्होंने सोचा अब हमको एनसीएम नहीं, एक और तगड़ा मूवमेंट लाना पड़ेगा, जो था CDM, सिविल डिस
डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड करा विथड्रॉ करना एनसीएम का। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उन्होंने सोचा कि ये जो मूवमेंट था वो वायलेंट होता जा रहा है कुछ जगह पर, जहां पर सत्याग्रही को एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि फिर वो मास स्ट्रगल्स के लिए रेडी हो सके। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कुछ लीडर्स जो थे वो टायर्ड हो गए थे मास स्ट्रगल्स कर करके, एंड वो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एनसीएम में क्या हुआ था, हमारे कांग्रेस वालों को बोला था कि आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बट इसके कारण हमारे जो कांग्रेस वाले थे वो टायर्ड हो गए थे कि पार्टिसिपेट कर करके, उनको चाहिए था इलेक्शंस। दैट इज वाई हमारे क्या मास स्ट्रगल्स कर करके टायर्ड हो गए थे इन इलेक्शंस। द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919, बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब आया था? उनको लगा कि अगर हमको ब्रिटिश और पॉलिसीज को अपोज करना है अगर काउंसिल में रह के, तो हमको काउंसिल में जाना पड़ेगा, तभी हम ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। दैट इज वाई सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर ही, ताकि वो वापस काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सकें। बट ये जो यंगर लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये चाहते थे कि हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज। ये कहते थे कि हमारे जो लॉर्ड इरविन ने हमको डोमिनियन स्टेटस देने का सोचा है, स्वराज में एक और आएगा, हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो हमको इरविन बोल रहा है कि आप 50% इंडिपेंडेंस ले लो, 75% इंडिपेंडेंस ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए 100% इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ो। In such a situation, if internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics. बिल्कुल ये important क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। Which two factors shaped the Indian politics in late 1920s? तो पहला फैक्टर जो था वो था हमारा ग्रेट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा ग्रेट इकोनॉमिक, इसके कारण एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे वो गिरने लग गए, कोलैप्स हो गए। एज द डिमांड्स ऑफ फूड जो इंक्रीज हुआ, बट जो एक्सपोर्ट थे वो डिक्लाइन हो गया। पीस एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट बाय द कंट्री साइड। और पूरा का पूरा हर जगह अफरा तफरी मच गई। इनको 2 पॉइंट्स कन्वर्ट कर लेना। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं हमारा प्यारा, कहाँ गया, सर जॉन साइमन का दिया हुआ साइमन कमीशन। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो अब साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इन 1 मिनट, एंड देन वी विल रीड द होल साइमन कमीशन थिंग, एंड बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन फ्रेम होता है साइमन कमीशन क्यों बना, साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, साइमन कमीशन को बॉयकॉट क्यों किया, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के बाद क्या हुआ। 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर चारों को मिक्स करके 5 नंबर में पूछ लिया जाए, जो आज तक हुआ तो नहीं है, बट आप क्या करोगे, चारों पॉइंट्स को मिला दोगे। तो क्या हुआ, टोरी गवर्नमेंट चलती थी ब्रिटेन में। इसके कारण क्या हुआ, जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उन्होंने सर जॉन साइमन, सर नहीं लगाना चाहिए वैसे तो, बहुत ही अजीब आदमी था, जॉन साइमन जो था ना, उसको काम दिया गया कि आप भारत में जाओ एंड भारत में जो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है उसको देखो, एंड उसको देख के उसमें चेंजेस सजेस्ट करो कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा वैसा। एंड आप अपनी काउंसिल बना लो, एक बड़ी सी कमीशन बैठा लो, आपको जितने ब्रिटिश मेंबर्स चाहिए चलेंगे, आप लेके बैठो एंड ऐसे सजेस्ट करो चेंजेस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो उन्होंने बोला कि आप जितने भी मेंबर्स चाहो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ब्रिटिश मेंबर ही हो सकते हैं आपकी कमीशन में, अगर इंडियन मेंबर्स नहीं हो सकते। बट देखो हमारा जो साइमन था ना, वो चेंजेस अलॉट करने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के। तो अब अगर आपको अपने जीवन में कोई चेंज चाहिए, तो आपके जीवन को आपसे बेहतर कौन जान सकता है, मतलब इंडियन को जो चेंजेस चाहिए वो इंडियन से बेहतर और कौन जान सकता है, ऑफ कोर्स इंडियन ही जान सकते हैं ना। बट साइमन कमीशन में इंडियंस को जगह ही नहीं दी गई। अब इंडियंस को जब उनको वहां पर जगह नहीं मिली तो इंडियंस को आया गुस्सा, इसलिए उन्होंने साइमन को भगाने के लिए नारे लगाए, गो बैक साइमन या फिर साइमन गो बैक। और काले झंडों पर व्हाइट कलर से लिखते थे गो बैक साइमन। 1928 में साइमन आया था एंड 1929 में भगा भी दिया। एंड फिर हमारे जो हाँ, अब तो इतना ही था वैसे साइमन कमीशन। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटिश में चलती थी, उन्होंने सर जॉन साइमन के अंदर एक कमीशन साइन करी। उन्होंने इसलिए नेशनलिस्ट मूवमेंट के रिस्पांस में ये लिखा था, कमीशन का क्या काम था, 1 मार्क क्वेश्चन, कमीशन का काम था कि वो फंक्शनिंग को देखिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया, किस तरह से फंक्शनिंग चल रही है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया की। बट प्रॉब्लम क्या थी कमीशन की, क्वेश्चन आ सकते कि वहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सबके सब ब्रिटिश थे। बट जब साइमन कमीशन इंडिया में आई 1928 में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो उसको ग्रीट यानी कि उसको स्वागत किया गया एक स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन। सारी की सारी पार्टी जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब ने सब यहाँ पर इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करा एंड बाहर भगा दिया। अब लॉर्ड इरविन ने अनाउंस करा अक्टूबर 1929 में वर्क ओवर ऑफ डोमिनियन स्टेटस दिया गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है, देखो तुम इंडिया अपने हिसाब से चला लो, सब पूरा तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुमको जैसे इंडिया चलाना है चला लो, बट इंडिया किसके नाम के अंदर रहेगा? ब्रिटेन के। ये बात आप खुद ही सोचा, आपको फ्रीली रह रहे हो बट आपका एक ऊपर इंसान रहेगा। क्या कोई इंसान ऐसा रहना पसंद करेगा? मीन्स आपकी पूरी जिंदगी बट सबको सब कंट्रोल कर रहा है, बड़ा आदमी आपके ऊपर आकर बैठा हुआ है। इट विल बी नॉट नाइस। अगर आपको इट्स अ ढोंग ऑफ फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिल रही है, इंडिपेंडेंस मिल रही है, बट एक ढोंग होगा क्योंकि स्टिल आप एक डोमिनियन स्टेटस में हो कि आप एक इंसान के अंडर काम कर रहे हो। ऐसा इंडियन को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये जो हमारे इरविन जी ने अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस ऑफर करा, हमारे सभी लोगों ने उसे गलत करके मतलब बिल्कुल भी नहीं अपनाया। एंड जो उन्होंने बोला था एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, बिल्कुल उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय, आगे बढ़ो, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। वो वहाँ पर अब ज़्यादा अपने फॉर्म में आ गए हमारे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। बिल्कुल जो लिबरल्स एंड मॉडरेट्स जो सोच रहे थे कि भाई इंडिपेंडेंस मिल रही है, ले लो, लेकिन नहीं, फिर बाद में वो भी जाके चुप हो गए क्योंकि उनको भी समझ में आया ब्रिटिशर्स की चाल है। दिसंबर 1929 के अंदर क्या हुआ? अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कब? दिसंबर 1929। देखो कांग्रेस सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। हमारे कैलकाटा, मद्रास, लाहौर, यहाँ पर सब जगह हुआ है ये सब। तो लाहौर सेशन कब फॉर्मलाइज हुआ? डिमांड करी गई। देखो लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ, हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उस सेशन में, एंड उन्होंने मांग करी और शपथ ली थी पूर्ण स्वराज की और या फिर फुल इंडिपेंडेंस, और ये डिक्लेयर करा गया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया, दिसंबर 1929 की बात चल रही है, उन्होंने बोला 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे खुद का। अगर आप ब्रिटिशर्स को सबको हटा देंगे तो 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। बट पीपल जो था ना, when people were to take a pledge to struggle for complete independence, but the celebrations attracted very little attention। बट कुछ ही लोग ने, बहुत ज़्यादा कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तो महात्मा गांधी ने had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life। तो उन्होंने सोचा देखो लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, अभी हाल इतना बढ़िया ये हमारे जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, बट लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा लोग कब अट्रैक्ट होंगे? जब हम उनको अपने एवरीडे इश्यूज में लेकर आए, एवरीडे इश्यूज उनके सॉल्व करें। दैट इज वाई सॉल्ट मार्च हुआ था। सॉल्ट मार्च के थोड़ा पहले देख लो क्या हुआ था, फिर हम सॉल्ट मार्च का स्टार्ट करेंगे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सोचा कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है जिससे हमारा नेशन यूनाइट हो सकता है। 31 जनवरी 1930, अब देखो 26 के 5 दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने एक लेटर भेजा वाइसरॉय इरविन को। उन्होंने डिमांड्स भेजी, 11 डिमांड्स थी। इरविन को एक लेटर भेजा जिसके अंदर 11 डिमांडें लिखी थी। सम ऑफ दीज जो थी जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ स्पेशलाइज डिमांड थी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से थी, कुछ पीजेंट्स ने लिखी थी। द आइडिया वॉज to make the demand wide ranging so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कंप्लेंट्स थी उसमें, पीजेंट्स की भी कंप्लेंट थी, मतलब सारे इंडियन लोगों की उसमें कंप्लेंट्स लिखी गई थी ताकि सभी लोग इक्वल फील करें। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट थी वो थी हमारी सॉल्ट मार्च की, सॉरी अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। मतलब जो सॉल्ट सब लोग खाते हैं उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स सॉल्ट का टैक्स लगाते हैं। दैट इज वाई
इसको अबॉलिश करने की वहाँ पर मांग लिखी गई थी। ये सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो रिच हो या पुअर सब खाते हैं, एंड ये सबसे एसेंशियल आइटम है फूड का। जो टैक्स जो सॉल्ट पे लगाया जाता था ना, वो इस प्रोडक्शन का, उसके प्रोडक्शन के ऊपर वो एक बहुत ही गलत तरीका था। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर करा मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि देखो किस तरह से ये हमें लूट रहे हैं। महात्मा गांधी इस लेटर वॉज इन अ वे एट एन अल्टीमेटम। उन्होंने बोला अगर 11 मार्च से पहले सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। बट अब गिरविन तो ऐसा था, उनको लगा कि ये तो झूठी धमकियां दे रहे हैं, उनको फीकी धमकियां लगी, एंड उसने कोई भी 11 डिमांड में से एक भी डिमांड को नहीं माना। एंड दैट इज वाई 11 मार्च को, जैसा उन्होंने गांधी जी ने बोला था, सॉल्ट मार्च को शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा अपना, यहाँ से सॉल्ट मार्च का क्वेश्चन अगर देखो, डिस्क्राइब सॉल्ट मार्च, ये आ गया तो यही आंसर आएगा। हाउ सीडीएम स्टार्टेड, हाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, तो भी यही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर आना है। क्या पहला पॉइंट, महात्मा गांधी ने स्टार्ट करा सॉल्ट मार्च ऑन 11th ऑफ मार्च विथ 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। इन्होंने जो मार्च था वो 240 माइल का था, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट था ये। द वॉलंटियर्स जो है वो 24 दिनों तक चले, 24 माइल्स चलते थे, 10 माइल्स चलते थे पर डे। 1000 लोग आए थे, जब भी गांधी जी रुकते थे ना तो थाउजेंड्स ऑफ लोग आते थे उनको सुनने के लिए। एंड ही देन टोल्ड, हम उन्होंने क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि पीसफुली डिफाई करो ब्रिटिश को। फाइनली ऑन 6 अप्रैल वो पहुंच गए दांडी, और उन्होंने सी वाटर को बॉईल करा एंड वो उन्होंने सॉल्ट बनाया। और ये देखो, जैसे उन्होंने सॉल्ट बनाया तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। सॉल्ट लॉ क्या कहते हैं, हमेशा कंपनीज ही सॉल्ट बना सकती है एंड उसको टैक्स के साथ वो बेचेंगी। बट गांधी जी जो एक नॉर्मल इंसान थे, एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी उन्होंने सॉल्ट को बनाया, मतलब उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। लॉ को तोड़ना, इस लॉ के टूटते से एक लॉ टूट गया ना, मतलब तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहता था कि इंसानों को जो करना है करो, कोई भी कानून तोड़ना है तोड़ो। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहता था कि आपको बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है, बट आपको कानून मानने हैं। ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना बट कानून मानना। बट सीडीएम कहता है साथ भी मत दो, कानून भी मत मानो। ये है बेसिक डिफरेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम? पीपल वर नॉट ओनली आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, मतलब लोगों को ना केवल सिर्फ रिफ्यूज करा कोऑपरेशन करने का, बट एक और चीज करने को बोली ब्रिटिश, एज दे हैड डन इन 1921 and 22, बट टू ऑल्सो ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, पागल हो गए थे लोग, सब कुछ जलाने तोड़ने लग गए थे, लॉज तोड़ने लग गए थे, तो वो भी उनको करने को बोला गया। ठीक है, इतना बढ़िया ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीडीएम एंड एनसीएम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। आगे आते हैं, ये जो भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिससे आपको कहानी में मजा आएगा, कहानी को आगे पढ़ने में। Thousands in different parts of the country broke the salt law। बहुत सारे thousands of लोगों ने कंट्री में सॉल्ट लॉ को तोड़ा, खुद से सॉल्ट बनाया, and demonstrated in front of government salt factories। मतलब गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्री यहाँ है, लोग अपना सॉल्ट इनके सामने बना रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फैक्ट्री है गवर्नमेंट की, फिर भी लोग यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं उन लोगों के सामने चिड़ा के। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लोथ जो था वो बॉयकॉट हुआ, लिकर शॉप को पिकेट करा, पीपल जो थे ना चौकीदार को चौकीदारी टैक्सेस नहीं देने लग गए, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन कर चुके थे, बहुत सारी जगह पे फॉरेस्ट लॉज भी तोड़ दिए। लोग जो फॉरेस्ट लॉज थे कि फॉरेस्ट में नहीं घुसना, लोग फॉरेस्ट लॉज तोड़ के फॉरेस्ट में भी घुसने लग गए। और फिर क्या हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट में चले गए, वहां से लकड़ी कलेक्ट करने लग गए, सब अपने मन का करने लग गए। वरिड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। अब वो डर गए कि लोग तो एकदम तेज हो गए, सब कुछ अपने मनमानी कर रहे हैं, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई। इसके कारण आई थिंक सो डर गई भी एक मीम है ना, हाँ, तो कांग्रेस लीडर्स जो थे ना उनको वो अरेस्ट करना चालू कर दिया वन बाय वन। दिस लीड टू वॉयलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, जहाँ पर बहुत सारी फिर लड़ाइयाँ होने लग गई बहुत सारी जगहों पर। अब्दुल गफर खान जो थे, बहुत बढ़िया महात्मा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अब्दुल गफर खान जो थे ना वो महात्मा गांधी की बहुत अच्छे फ्रेंड कह सकते हैं, उनके जो भी महात्मा गांधी कहते थे उनको फॉलो करते थे। इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। जैसे अरेस्ट करा अब्दुल गफर खान को, लोगों को गुस्सा आया,
एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। आई थिंक सो ये उसी का फोटो है ना, आई थिंक सो इसी तरीके से देखो स्ट्रीट्स के ऊपर लोग आने लग जाते थे और इस तरह से स्ट्राइक्स चलती थी स्ट्रीट के ऊपर। तो क्या हुआ, पेशावर की सड़कों पर लोग आ गए और फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, बिल्कुल आर्मर्ड कार को फेस करके खड़े हो गए, पुलिस फायरिंग मतलब आई थिंक सो देखो ये जैसे पुलिस है यहाँ पे, ठीक है, एंड वो यहाँ से फायर कर रही है उन लोगों के ऊपर। तो ये ऐसे कार्स जो होती थी ना उन पे ऐसे आर्मर चढ़ा के रखते थे कोई मोटा मेटल का, एंड उसके पीछे खड़े हो जाते थे छिपके, ठीक है। आगे मैनी वर किल्ड, पर फिर भी बहुत लोग मरे। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद जब महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, बताओ अब तो महात्मा गांधी को ही अरेस्ट कर लिया गया है। अगर अब्दुल गफर खान की जब अरेस्ट हुए थे तो ही वो लोग इतना करने लग गए थे, कार के पीछे छिप छिप के प्रोटेस्ट करते थे। अब सोचिए महात्मा गांधी हिमसेल्फ अरेस्ट हो गए तो अब क्या होगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड, पुलिस पोस्ट को अटैक कर दिया उन लोगों ने, पुलिस स्टेशन में ही अटैक कर दिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स को अटैक करने लग गए, रेलवे स्टेशन पे हरकतें करने लग गए, जितने भी उनके स्ट्रक्चर थे जो ब्रिटिश रूल को दिखाते थे वहां पे सब पे अटैक करने लग गए। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब गुस्सा आया कि तुम हमारी पुलिस स्टेशन तोड़ रहे हो, आप हमारी म्यूनसिपल बिल्डिंग तोड़ रहे हो, कोर्ट्स तोड़ रहे हो, रेलवे स्टेशन तोड़ रहे हो, सारे स्ट्रक्चर तोड़ रहे हो जो भी ब्रिटिश ने बनाए। तो लोगों को ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गई, वो डर भी गए थे और गुस्सा भी बहुत भयंकर दिखाया उन्होंने। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक, जो बेचारे लोग कर रहे थे ना प्रोसेशन, उनको अटैक करा गया, विमेन चिल्ड्रेन उन सभी को मारा गया, बीटन, एंड 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को उन्होंने अरेस्ट करा। कैन यू इमेजिन। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ। अब इतने ज्यादा ब्रूटल तरीके से ये करने लग गए थे सीडीएम। अब देख रहे हो भाई सारी बिल्डिंगें तोड़े जा रहे थे, महात्मा गांधी अरेस्ट हुए तो क्या सारी बिल्डिंगें टूटने लग गई। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, उन्होंने वापस से सीडीएम को रोकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट जा रहा था। 5 मार्च 1931 में गांधी जी ने इरविन के साथ आकर एक पैक्ट को साइन करा, और इस गांधी इरविन पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो मार्क करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है, गांधी इरविन पैक्ट, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या लिखना है। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू अगेन हटाओ, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सीडीएम, कॉल ऑफ द मूवमेंट यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। एंड वो पैक्ट साइन करते हैं इरविन के साथ, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में, ये भी लिखना जरूरी है। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल, बिल्कुल गांधी जी ने हाँ कर दी थी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने का, जो पहले कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दी थी, ठीक है, जब उनको डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया था, ठीक है, जो पहले उन्होंने लंदन में मना कर दी थी, बट सॉरी लंदन में नहीं, बट इस बार गांधी जी चुपचाप गए थे कॉन्फ्रेंस में लंदन में जो हुई थी, ठीक है, एंड इन लंदन जो हुई थी। गवर्नमेंट जो थी ना उन्होंने अग्री कर दिया, गवर्नमेंट जितने 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया था ना उनको रिहा करने के लिए अग्री कर दिया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, 1931 में दिसंबर में गांधी जी गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। इंडिया में जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल शुरू कर दिया। अब देखो उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को निकालने की वजह खुद ये चाल थी गवर्नमेंट की कि गांधी जी को वो लंदन बुलाए के यहाँ बिजी रखेंगे एंड वहाँ पे इंडिया में वो कुछ अनसन चीज़ें अपने मन की शुरू कर सकते हैं। उन्होंने नई साइकिल शुरू कर दी रिप्रेशन की। गफर खान जो थे, अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को ही जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सारी वो चीज़ें हैं जो करी गई जब हमारे गांधी जी लंदन गए हुए थे। इन द सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, जो लोग मीटिंग्स करते थे ना उनको रोकने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स को भी बंद करने के लिए, ठीक है। विद अ ग्रेट अप्रीहेंशन महात्मा गांधी ने वापस से रिलॉन्च कर दिया। देखो अब उनको क्या लगा कि ये तो हमारे साथ चाल चली गई है, गफर को भी इन्होंने अरेस्ट कर दिया, नेहरू को भी अरेस्ट कर दिया, हमको कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ये सब तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो 1934 में उन्होंने सीडीएम को रिलॉन्च करा, बट इस बार इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशंस नहीं आई। तो पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह से मूवमेंट को देखा, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, बट आई थिंक सो माई ओपिनियन वाइज ये बहुत बोरिंग पार्ट है। सो आई थिंक सो मैं जितनी जल्दी हो सके इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से सेम हमको सिर्फ और सिर्फ समझना है एंड एमसीक्यूज देखने हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट के। द लिमिट्स ऑफ सीडीएम बढ़िया वाला पार्ट है, मैं आई होप जल्दी मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बिकॉज वहीं से ही हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं पूना पैक्ट के एंड हमारा
किस तरीके से मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा, वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इस पोर्शन से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की चांसेस भी नहीं होते। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट में हम देखेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द CDM। व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, व्हाट वर देयर आइडियल्स, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम इन द कंट्री साइड। अब देखो कंट्री साइड में क्या हो, कंट्री साइड यानी कि विलेज, कंट्री के साइड में मैं इस तरह से याद रखता हूँ, कंट्री के साइड में यानी कि विलेज। रिच पीसेंट कम्युनिटीज जो रहती थी ना, पाटीदार जो रिच लोग रहते थे ना, ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब एक्टिव थे मूवमेंट में, ये बढ़िया एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। कौन कौन? पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ यूपी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जा सकता है कौन थे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप यानी बेचने वाली क्रॉप्स उगाते थे इसलिए अमीर थे। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, बिल्कुल, इसलिए फॉलिंग प्राइसेस से इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government revenue demand. बट एक बार जब उनकी भी पैसे कम हो गए तो ये गवर्नमेंट जो रेवेन्यू मांगती थी या ना जमीन के टैक्स, वो नहीं दे पाते थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रेसेंटमेंट। बट अब जैसे उन्होंने डिमांड करी कि देखो आप रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, जमीन का हम नहीं पे कर पा रहे इतना, एंड गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो इनको आ गया गुस्सा। ये रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द CDM, बिल्कुल इनको आया गुस्सा, तो ये सारे के सारे रिच पीजेंट्स घुस गए CDM में और इनके साथ प्रोटेस्ट करने में हेल्प करने लग गए। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम। ये फोर्स भी करते थे इन लोगों को, जो रिलक्टेंट मेंबर्स जो कहते थे नहीं हमको तो नहीं करना CDM में पार्टिसिपेट, उनको चुपचाप करते थे फोर्स कि चुपचाप जाओ और CDM में पार्टिसिपेट करना ही है आपको। For them to fight for Swaraj was a struggle against high revenues. बट जो उन लोगों को जो सबके सब जो हाई रेवेन्यूज के लिए फाइट करना चाहते थे वो सब CDM में पार्ट लेने लग गए। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। बट ये सब अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट 1931 में जैसे ही मूवमेंट बंद हुआ ना तो इनको आ गया गुस्सा यानी कि एंगर, क्योंकि जैसे हमारे 1931 में उन्होंने बंद किया बट 1934 में वापस से लॉन्च तो करा, बट अब गुस्सा तो आएगा ही ना यार, अच्छा भला चल रहा था क्यों बंद कर दिया। विदाउट द रेवेन्यू बीइंग रेट्स बीइंग डिवाइज्ड, पर मतलब वो सोच रहे थे कि बस ब्रिटिश गवर्नमेंट करने ही वाली थी हमारा रेवेन्यू कम, बट महात्मा गांधी ने बंद कर दिया तो वापस से वैसे के वैसे ही है। सो व्हेन द मूवमेंट जैसे रीस्टार्ट हुआ 1932 में, सबके सब ने मतलब मैनी, नॉट सबके सब, मैनी लोगों ने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने पर। अब जो पुअर पेजेंट्री लोग थे ना वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, मतलब नॉट जस्ट इंटरेस्टेड का मतलब इस पे तो वो थे ही कि वो चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो पुअर लोग। मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैव रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे काम करते थे किराए से लेके जमीन को। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो बिल्कुल उनको हाई रेवेन्यू की तो दिक्कत थी ही, और वो उनके पास तो खुद की ज़मीन भी नहीं थी, वो लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम करते थे, उनको दो दिक्कतें थी। इसके कारण वो अपनी जो लैंडलॉर्ड पे जो रेंट पे उन्होंने ज़मीन ली थी ना उसकी रेंट भी नहीं दे पाते थे बेचारे। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रीमिटेड, तो मतलब वो सोचते थे कि उनका जो अनपेड रेंट है ना ऑफ द लैंडलॉर्ड वो रीमिट हो जाए, मतलब वो हटा दी जाए, मतलब हटा देना उसको। दे जॉइंड अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत मूवमेंट्स को ज्वाइन करा। ये हट क्यों नहीं रहा नीचे, मैं नहीं करने वाला भाई, अभी रिफ्रेश अभी थोड़ा ना करना है। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीसेंट्स। अब देखो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये थे रिच पीसेंट्स, एंड पुअर पीसेंट्स डिमांड कर रहे थे कि इनने हमसे जो भी कर्जा लिया है हमने इनसे वो कर दिया जाए माफ़। अगर माफ़ हो गया, अगर कांग्रेस ने इनका कर्जा माफ़ किया तो रिच पीसेंट्स हो जाएंगे गुस्सा, नाराज़ हो जाएंगे, ये वाले रिच पीसेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। आप चाहते हो कि आपको लगता है कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वो रिच लोगों को नाराज़ करेगी क्या? कांग्रेस बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी वो क्या रिच लोगों को नाराज़ करेगी क्या? नहीं, ये तो फंडिंग, ये क्या हो रहा है लैग, देखो धीरे धीरे लिखते हैं, अब लैग नहीं आएगा। तो उन्होंने रिच लोगों की बातों को माना और रिच लोगों को सहायता करी, बट पुअर लोगों को सहायता नहीं करी, क्योंकि रिच लोग जो थे ना वो पार्टी में फंड देते थे। अब फंड के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो जो रिच लोग थे ना ये पॉलिटिकल पार्टी में फंड दिया करते थे। दैट इज़ वाई उन्होंने पुअर की हेल्प नहीं की। पुअर लोगों को गंदा लगा, अच्छा नहीं लगा ना, ऑफकोर्स उनकी बात अगर वो नहीं मानेंगे तो
ये हो गया। अब ये देखो, ये ऐसे इश्यूज लाते थे जो अपसेट कर सकते हैं रिच पीसेंट्स इन कांग्रेस को, जो अनविलिंग थी उनकी नो रेंट कैंपेन, क्योंकि वो मांग रहे थे कि हमको रेंट नहीं देनी है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट एंड द कांग्रेस वाज रिमेन अनसर्टेन। इसके कारण पुअर लोगों के साथ और कांग्रेस की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। वॉट अबाउट द बिजनेस क्लासेस? अब बिजनेस क्लासेस के साथ क्या हुआ? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस? अभी हमने रिच फार्मर्स देख लिए एंड पुअर फार्मर देख लिया, अब देखते हैं बिजनेसमैन लोगों का क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना, वो ह्यूज प्रॉफिट करने लग गए एंड बिकम पावरफुल हो गए, ठीक है। कीन ऑन एक्सपांडिंग दियर बिजनेस, अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने लग गए। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। बट अब वो जब अपना बिजनेस बड़ा करने लग गए, और अगर उनको बाहर भी अपना बिजनेस फैलाना है तो कॉलोनियल एक्टिविटीज उस पर, क्या कॉलोनियल पॉलिसीज उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता था। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। तो बिल्कुल वो अच्छा चाहते थे कि इंपोर्ट पर उनको अच्छा पैसा मिले एंड एक्सपोर्ट पे जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं वो हट जाए। तो फिर उन्होंने क्या करा, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने 2 इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस खोली इन 1920 एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927 में खोली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो अभी मैंने बोला, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन FICCI इन 1927। ये एज इट इज रटो कौन सी कब खोली थी एंड कौन सा कब खोला था। ये जो थे ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड हमारे GD बिरला ने खोली थी, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत पॉपुलर थे उस समय के, इन दोनों ने खोली थी। मैंने जो अंडरलाइन किया वो MCQ में आ सकता है। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द CDM when it was first launched. They gave हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist. तो उन लोगों को लगता था अगर स्वराज आ गई, अगर हमने CDM में पार्टिसिपेट करा तो जो भी हमारे को ये रेस्ट्रिक्शन लगाती ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना बिजनेस फैलाने में, उसको एक्सपांड करने में, वो रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो हट जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों ने चुपचाप CDM में पार्टिसिपेट किया सॉरी। But after the failure of Roundtable Conference RTC, business groups were no longer uniformly enthusiastic. वापस से ये क्या हुआ था हमारे क्या बोलते हैं, जब ये हमारा CDM पहली बार बंद हुआ था ना, तो इनकी जितनी भी एंथुसियाज्म थी वो खत्म हो गई। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शंस ऑफ बिजनेस एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस. The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region. As the industrialists came closer to Congress, workers stayed aloof. बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे ना, उन्होंने फिर अगली बार इतने अच्छे नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, बट नागपुर में करा था। और जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पास आ रहे थे कांग्रेस के, जो वर्कर्स थे ना कांग्रेस से, वो दूर जा रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट पास आ रहे थे, वर्कर्स दूर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट में तो हमेशा नुकसान ही, मतलब हमेशा अच्छे कैसे वो रह सकते हैं रिश्ते, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए प्रॉफिट, वो काम करवाते रहते हैं अननेसेसरी का, एंड हमारे जो वर्कर्स से बेचारे थक जाते हैं, इतना सारा काम वो कैसे कर सकते हैं। दैट इज वाई इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पास आ रहे थे कांग्रेस के, वर्कर्स जो थे ना हमारे कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। कहा था मैं ये aloof. But in spite of that, some worker did participate in CDM. But कुछ वर्कर ने करा selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. गांधी जी के programs को adopt किया, like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes by railway workers in 1930 and blocked roads in 1932. बहुत important MCQ, ये rhyming हो गया। हाँ, there were strikes by railway worker in 1930 and dock workers in 1932. 1930 में thousands of workers in Chota Nagpur tin mines in wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. ये भी important MCQ आ गया हमारा।
बट जो कांग्रेस थी ना वो रिलेक्टेंट थी इंड्यूस टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ द, बिकॉज अगर वो वर्कर की डिमांड लेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट गुस्सा हो गए तो कांग्रेस को फंडिंग कौन देगा, इसके कारण वो वर्कर की इतनी ध्यान नहीं लगाती थी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। अब विमेन की बात आ गई है, ठीक है, तो हमेशा बोर्ड जो है वो विमेन पे ज़्यादा फोकस करता है, भगवान जाने क्यों, क्योंकि विमेन की जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये रहा विमेन, हाँ। तो ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था, मैंने बताया था ना कि जब भी गांधी जी रुकते थे तो वो आते थे लोग सुनने, तो थाउजेंड्स ऑफ विमेन आती थी उनको सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेट, उन्होंने मार्चेस में प्रोटेस्ट पार्टिसिपेट करा, सॉल्ट खुद से मैन्युफैक्चर करने लग गई। उन्होंने जितने भी, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सका विमेन का तो आप ये सारे पॉइंट कवर करोगे। उन्होंने फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स को पिकेट करना शुरू कर दिया, जेल में भी गई वो। अर्बन एरियाज में जो विमेन थी ना, हाई कास्ट फैमिलीज की, और रूरल एरियाज में भी they came from rich peasant households, moved by Gandhiji's calls, and they began to see service to the nation as a sacred duty of women। और जितनी भी थी, भले वो अर्बन की हो रूरल की हो, जैसी गांधी जी ने उनको बुलाया, गांधी जी का कॉल आया, मतलब गांधी जी ने कॉल नहीं किया, मतलब बुलाया, कॉल करके नहीं, आवाज़ देकर, मतलब बुलाया गांधी जी ने, तो चुपचाप चली गई क्योंकि उनको लगा ये उनका ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन any radical change in the way of the position of women was visualized. Gandhi ji was convinced that it was a duty of women to look after home and hearth. बट गांधी जी को लगता था औरतों का काम है, गुड मदर्स बनो, गुड वाइफ बनो, ऐसी उनकी थिंकिंग थी। ये गांधी जी यहाँ पर थोड़ा चूक गए। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन। इसी के कारण कांग्रेस भी वुमेन को अलाउ नहीं करती थी कोई बड़ी पोजीशन के अंदर आने का। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। बिल्कुल, वो अगर दिख रही है ना, हाँ आ रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ठीक है, बट वो इसी के कारण गांधी जी को लगता था कि वो बस घर का काम करने के लिए बनी है। इसके कारण गांधी जी ने भी उनको इतना वो फ़ायदा नहीं, मतलब इतना सम्मान नहीं दिया। इसके कारण कांग्रेस ने ऑटोमेटिकली उनको सम्मान नहीं दिया। इसके कारण बेचारी औरतें वैसे की वैसे रह गई। इस पन्ने पे बहुत अच्छे तरीके से डेट लिखी हुई है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। बट अभी जो है ये लेसन 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है और अभी भी ये लेसन थोड़ा बाकी है, तो उस आधे बचे हुए लेसन को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। यहाँ लिमिट्स ऑफ CDMs में हम देखेंगे इन पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। आई होप आपको पार्ट 1 में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़कर मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो अभी के अभी इस चैनल को, एंड इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाए। पार्ट 2 भी जो है वो अगली ही बार, इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ऑफकोर्स पार्ट 2 ही होगी इस लेसन की। तो नेशनलिज्म इन इंडिया ख़त्म हो जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।